एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पूरा रिवीजन करेंगे। शॉर्ट रिवीजन करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर फटाफट। ओनली फॉर योर एग्जाम लास्ट डे रिवीजन ये हम करेंगे यहाँ पर। और इसका ऑलरेडी फुल रिवीजन लेक्चर यूट्यूब में अपलोडेड है जो कि अराउंड 6.5 आवर्स का है, जहाँ पर हमने अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट का रिवीजन भी करवाया है और बहुत सारे क्वेश्चन भी उसमें रिवीजन करवाए गए। तो उसका जो वीडियो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जिसको मतलब ये लास्ट डे रिवीजन ही है। एंड बाकी अगर आपके एग्जाम्स लेट है देन आप उस रिवीजन वीडियो को फॉलो कीजिएगा। एंड ये सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए हम अभी इसे फटाफट से रिवाइज करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि एग्जाम में आपसे कोई मिस्टेक ना हो, कोई भी रेलेवेंट आप गलती ना करो। और 25 to 30 मार्क्स तक आ जाता है, लास्ट टाइम 29 मार्क्स का आया था। एंड तो समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से हम इसे रिवाइज करेंगे। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका ऑलरेडी पहले एक बार किया हुआ होगा, तब रिवीजन फटाफट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, बाइंडिंग एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में, है ना। एटलीस्ट दो पार्टीज होना पड़ेगा, जहां पर एक पार्टी के लिए क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट, और दूसरे पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होना पड़ेगा या फिर इक्विटी होना पड़ेगा। मान लीजिए ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का शेयर्स खरीदा, तो ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ए लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल एसेट है। और बी लिमिटेड का उन्होंने शेयर इशू किया है, तो उनके लिए क्या हो गया, वो इक्विटी हो गया। तो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे पार्टी के लिए इक्विटी, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दिया है, तो ए लिमिटेड के लिए क्या है, वो फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लोन दिया है, एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है। और बी लिमिटेड के लिए वो लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, क्योंकि उसने पैसे उधार लिए। तो कहने का मतलब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तभी होगा जब एक के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी या फिर इक्विटी होना पड़ेगा, है ना। और इक्विटी और लाइबिलिटी में फर्क क्या, लाइबिलिटी में हमारा ऑब्लिगेशन होता है कि हमें फ्यूचर में पैसे लौटाने पड़ेंगे। और इक्विटी में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, मैंडेटरी नहीं रहता है कि हमें लौटाना है, वो डिस्क्रिशन रहता है कंपनी का। जैसे शेयर कैपिटल में हम देखते हैं इक्विटी शेयर्स वगैरह में डिस्क्रिशन रहता है कि डिविडेंड भी मन किया तो देंगे, कंपनी की कमाई होगी तो देगा। और शेयर्स तो रिडीम जनरली नहीं होते, और होगा भी तो कंपनी की मन मर्जी के हिसाब से होगा, जहां पर बायबैक वो अगर ऑप्शन देती है तो अलग बात है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट के अंदर बेसिकली क्या आ गया, कैश, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट इन डेट, इक्विटी, बॉन्ड वगैरह। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, ट्रेड पेबल्स आ गया, बोरिंग्स आ गया, है ना। और गारंटी वगैरह दे दिया है कुछ, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर शेयर कैपिटल आता है, बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल, जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है, जो कि नॉन क्यूमुलेटिव है, और जहां पर आपका नॉन रिडीमेबल है, वो रिडीम नहीं होगा, तो उसके फीचर इक्विटी के हो गए, तब वो इक्विटी कहला सकता है। डिबेंचर्स में भी अगर ऐसे फीचर है कि वो कभी रिडीम नहीं होगा, उसका प्रिंसिपल कभी चुकाना नहीं है, और इंटरेस्ट भी डिस्क्रिशन है कंपनी का, तो डिबेंचर भी आपका इक्विटी हो सकता है। फिर आगे इनकम टैक्सेस को हम नहीं मानते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इनकम टैक्सेस में मैं मानता हूं दो पार्टी है ना, दो पार्टी है, क्योंकि एक को देना है और एक को मिलना है। लेकिन ये स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आते, इंडस 37 में आएगा, अलग बात है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंस्ट्रक्टिव वर्ड नहीं आएगा, इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हुआ है। मान लीजिए मैं जनरली लोगों को मतलब एक होता है ना, वारंटी देता हूं, पर मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया हो कि मैं वारंटी दूंगा ही, तो वो कंस्ट्रक्टिव है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ये हमने समझा। और बैलेंस शीट भी मैंने अच्छे से वो रिवीजन वीडियो में समझाया था, जहां पर मैंने कहा था इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स भी इक्विटी हो सकता है, लाइबिलिटी भी होता है, लाइबिलिटी में डिबेंचर, बॉन्ड्स, बोरिंग्स, पेबल्स वगैरह। और एसेट के अंदर पीपी नॉन फाइनेंशियल है, सब फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंटरी, ये सब नॉन फाइनेंशियल आइटम है, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या होगा, लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हमने दिया है, हमें किसी से मिलना है, यानी दो पार्टी से। रिसीबल, हमारा रिसीबल तो किसी का पेबल। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, हमने इन्वेस्टमेंट किया तो किसी ने इक्विटी इशू की है। डेट और बॉन्ड भी किसी ने इशू किया, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये फाइनेंशियल एसेट्स होगा, क्योंकि ये हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट है, तो किसी और के लिए इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा यहाँ पर। ये हमने समझ में आया हमें। और एक चीज आप समझ लीजिए फटाफट से, प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी भी आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं होगा, क्योंकि हमें बदले में सर्विस मिलेगा या गुड्स मिलेगा, हमें पैसा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, हमें पैसा नहीं मिलेगा। और डेफर्ड रेवेन्यू, मोस्ट वारंटी ऑब्लिगेशन भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू का एमोटाइजेशन होना है, और वारंटी ऑब्लिगेशन में हमें पैसे नहीं देने पड़ते, हमें सर्विस देना पड़ता है, तो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं होता, हमें पता है।
अब अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन समझे तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या क्या आ गया, कैश आता है क्योंकि गवर्नमेंट को देना है, हमें मिलना है ना, कैश आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एसेट्स आ जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट जैसे रिसीवेबल्स में हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट रहता है कि हमें कैश मिलेगा। और या फिर कितनी बार हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट रहता है कि वो हमें कैश नहीं देता है, कैश की जगह पे वो हमें डिबेंचर दे देगा। तो डिबेंचर भी फाइनेंशियल एसेट है। अगर मैंने किसी कंपनी का डिबेंचर लिया है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगा और उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। तो कितने बार क्या होता है, मान लीजिए मुझे पैसे मिलने पर वो पैसे नहीं देगा, बोला वो मुझे डिबेंचर्स बॉन्ड्स या कुछ शेयर्स दे देगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है जहां पर मुझे कैश मिल जाएगा या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट मिल जाएगा, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। और यहाँ पर फाइनेंशियल लायबिलिटी में ठीक इसका उल्टा, कैश तो आएगा नहीं। अगर मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि मुझे आपको कैश देना पड़ेगा, है ना, तो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और या फिर मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे आपको डिबेंचर इशू करना पड़ेगा या बॉन्ड इशू करना पड़ेगा, तो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कि मुझे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स देना पड़ेगा, तब तो वो इक्विटी होगा, वो लायबिलिटी नहीं होगा। फिर आगे हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर कंडीशन डेटर पोटेंशियली फेवरेबल। तो ये वाला पॉइंट में एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ फटाफट से। ये देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल का भी हमारे ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, फटाफट से इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर करा देता हूँ। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जेडी और एबीसी दो एंटिटी है। जेडी ने कॉन्ट्रैक्ट के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के एबीसी के साथ कि वो 500 शेयर्स परचेज करेगा। कब कॉन्ट्रैक्ट किया? 1 मार्च को। और ये 500 शेयर्स आज नहीं खरीदेगा, 3 महीने के बाद खरीदेगा, फिक्स प्राइस 60 रुपीज में। अब 3 महीने के बाद तो प्राइस बदल सकता है ना। तो यहाँ पर अब देखिए, 1 मार्च को आपने किया है, उसके बीच में और 1 जून को सेटलमेंट डेट है, पर उसके बीच में आता है 31 मार्च। रिपोर्टिंग डेट को हमें चेक करना होता है कि कौन जीता हुआ, पोटेंशियली कौन जीता हुआ या हारा हुआ है। तो रिपोर्टिंग डेट में मान लीजिए 75 हो गया, तो यहाँ पर अल्टीमेटली होता है क्या, बेसिकली सेटलमेंट होता है। तो मैंने 60 रुपीज में बाई करने का, जेडी में हूं, मैंने 60 रुपीज में बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, पर आज 75 हो गया, तो मैं 60 रुपीज में बाई करके इसे 75 में मार्केट में बेच सकता हूँ। तो आज सेटलमेंट नहीं हो रहा, आज तो 31 मार्च है, सेटलमेंट तो 1 जून को होगा, लेकिन पोटेंशियली मैं प्रॉफिट में हूँ। 15 रुपीज मेरा फेवरेबल सिचुएशन है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा और पीएल मेरा फायदा है, तो पीएल में दिखा के डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा। वही एबीसी, एबीसी ने, मैंने बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो एबीसी ने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो एबीसी 60 में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब इसे 31 मार्च को सौदा काटने के लिए बाई करना पड़ेगा या फिर बेचने के लिए तो खरीदना पड़ेगा ना। तो 75 में मार्केट रेट में से बाई करना पड़ेगा, तो इसके लिए 15 रुपीज का नुकसान है। तो ये दिखाएगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, है ना, पीएल अकाउंट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। वही अगर 35 रुपीज हो जाता है, तो देखिए मेरा जेडी की बात करूं, मैंने 60 में खरीदने का वादा किया, तो 60 में खरीद के मैं 35 में बेच सकता हूँ, तो मतलब मेरा नुकसान है पोटेंशियली। तो पोटेंशियली मैं 25 रुपीज नुकसान में हूँ। 500 शेयर का अगर हम बात करें तो 12,500 नुकसान का है। तो यहाँ पर मेरा पोटेंशियली लॉस है। लॉस मतलब मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, यानी लाइबिलिटी। पीएल टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और वही एबीसी के लिए इस बार फायदा है, तो वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल दिखाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम फिर से अपने नोट्स पे जाए, तो अब ये लाइन हमें पूरा समझ में आ जाएगा दोनों साइड का। एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर कंडीशंस डेट आर पोटेंशियली फेवरेबल। अगर पोटेंशियली फेवरेबल, जैसे जीडी के लिए जब पोटेंशियली फेवरेबल था, तो वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट दिखाएगा, यानी फाइनेंशियल एसेट दिखाएगा। और अगर मान लीजिए पोटेंशियली अनफेवरेबल होगा, तो वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी दिखाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने ये रिवीजन करा दिया। अब एक और है, एक और पॉइंट ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। और ये वाला पॉइंट हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला पॉइंट का भी एग्जांपल लिखिए, फटाफट डिस्कस कर लेंगे, फिर डेफिनेशन खत्म हो जाएगा। चलिए यहां पर समझते हैं। पहले नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, नॉन डेरिवेटिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन है, तो 3-4 क्वेश्चन फटाफट रिवाइज भी करा दूंगा। देखिए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एंटिटी ऑब्लिगेट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मतलब मेरा खुद का ही शेयर जो मैंने मार्केट में इशू कर रखा हुआ है एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के चलते, वो मेरा खुद का ही शेयर मुझे रिसीव हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं कितना शेयर्स मुझे रिसीव होगा, तो जब तक मुझे पता नहीं कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स मुझे रिसीव होगा, तब तक मैं अपना इक्विटी को कैसे कम करूं। मान लीजिए मैंने 50,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर रखा हुआ है। अब मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हुआ है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसके चलते मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि मुझे 10,000 शेयर्स जो है
फिक्स नंबर ऑफ 10,000 शेयर्स मुझे अपने रिसीव हो जाएंगे। तो मेरा जो इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, जो मैंने इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग दिखा के रखा है इक्विटी इशू में शेयर कैपिटल में 50,000, वो घट के 40,000 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 मुझे रिसीव होगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि कितना शेयर मुझे रिसीव होगा, वेरिएबल नंबर है, तो मैं इक्विटी को कैसे कम कर सकता हूँ? तो जब तक मुझे पता नहीं रहेगा, जब तक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता नहीं रहेगा, तब तक वो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। मैं अलग से दिखाऊंगा फाइनेंशियल एसेट कि मुझे शेयर मिलेंगे, जबकि वो मेरे वाले मिल रहे, पर मैं उसे अलग से दिखाऊंगा कि मुझे मिल रहा है। इसलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ अपने ही शेयर मिलेंगे, खुद के शेयर मुझे मिलेंगे, तो मिलने वाला है फाइनेंशियल एसेट। लेकिन अगर इसकी जगह में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स खुद के मिलते, तो वो इक्विटी कम हो जाता मेरा, मतलब इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग मेरा कम हो जाता, मैं उसे इक्विटी कहता। तो मैंने साथ साथ इक्विटी भी बता दिया। वेरिएबल तो फाइनेंशियल एसेट, अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स तो इक्विटी। सेम वैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी में मान लीजिए ऐसा नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के जिसके चलते मुझे अपने ही शेयर्स और इशू करने पड़ेंगे मार्केट में। तो अगर मुझे कंफर्म पता रहेगा कि मुझे 10,000 शेयर्स इशू करने हैं मार्केट में, तो मैं इक्विटी को बढ़ा दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो शेयर्स ही इशू कर रहे हैं मुझे, है ना? तो इक्विटी बढ़ जाएगा मेरा। लेकिन अगर मुझे पता नहीं मुझे कितने शेयर्स इशू करने हैं, तो जब तक मुझे पता नहीं मुझे कितने शेयर्स इशू करने हैं, तब तक मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। और जब तक मुझे पता नहीं रहेगा, तब तक मैं उसे लाइबिलिटी मानूंगा। डिटेल में नहीं जाएंगे, तुमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो वेरिएबल नंबर जब भी दिखे, वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिखे, तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा। अगर रिसीव्ड है, अगर डिलीवर है, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा। लेकिन यही अगर फिक्स नंबर ऑफ सेट्स अगर हो जाता, दोनों केस में इक्विटी होता है, या तो इक्विटी बढ़ता या इक्विटी कम होता आपका। अब डेरिवेटिव की बात करने से पहले मैं क्या करूंगा, आपको दो तीन एग्जांपल फटाफट से बता दूंगा। देखिए, यहां पर अब देखिए, एंटिटी ए ने 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रखा हुआ 150 रुपीज करके। और ये कन्वर्टिबल डिवेंचर मैंडेटरीली कन्वर्ट होगा इनटू शेयर्स, मैंडेटरीली कन्वर्ट होगा इनटू शेयर्स 5 ईयर्स के बाद में। टोटल कंसिडरेशन रिसीव्ड होगा, इशू रिसीव हुआ हमें 10,000 डिवेंचर इशू करने पर 15 लाख रुपीज इशू हुआ। अब दो अलग अलग केस लिया मैंने कहा कि पहला केस में ऐसा होगा कि मुझे नहीं पता कि मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा फेयर वैल्यू पर शेयर ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन। और दूसरे केस में मैंने बोल दिया है कि फिक्स शेयर प्राइस 180 रुपीज करके नंबर ऑफ शेयर इशू होगा। तो हमें यहां पर यही तो ढूंढना है। हमें ये तो पता है कि आज हम नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे पता चला नॉन डेरिवेटिव? क्योंकि कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करना कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑप्शन अगर मैं लेता, कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करता, तब वो डेरिवेटिव होता। उसके बारे में बात कर लेंगे नीचे। ये कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या है? नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर मैंने वादा किया है कि मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब मैं अपने इक्विटी शेयर इशू करूंगा, इसके बदले फ्यूचर में अपने इक्विटी शेयर इशू करूंगा। तो मैं देखूंगा कि क्या फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करूंगा। अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर इक्विटी इशू करूंगा, तब तो वो इक्विटी कहलाएगा। अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर इशू करूंगा, तब वो लाइबिलिटी कहलाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो यहां पर देखिए, फेयर वैल्यू पर शेयर तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो फेयर वैल्यू अलग अलग होगा, तो नंबर ऑफ शेयर इशू भी अलग अलग होगा। तो वेरिएबिलिटी है यहां पर, तो इसे हम क्या मानेंगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। लेकिन यहां पर अब देखिए, 15 लाख रुपए जो मैंने लिया है, उसके बदले में शेयर इशू करूंगा, और शेयर का प्राइस मैंने फिक्स रख दिया 180। तो मार्केट में फ्यूचर में फेयर वैल्यू कुछ भी हो, चाहे 150 हो, 60 हो, कुछ भी हो, मुझे 115 लाख डिवाइड बाय 180, 15 लाख डिवाइड बाय 180, मतलब मुझे फिक्स नंबर ऑफ शेयर ही यहाँ पर इशू करना है। तो ये क्या होगा? इक्विटी होगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स मुझे इशू करना है ना, इसलिए इक्विटी। यहां पर लाइबिलिटी क्यों हुआ? वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना, तब तक वो इक्विटी नहीं हो सकता। चलिए, तो यहां पर आप देखिए ये वाला लाइन, इफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज फिक्स, नंबर ऑफ शेयर्स इज फिक्स, तो ये इक्विटी कहलाता है। मतलब जब फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स आपको इशू करना होता है, तब वो इक्विटी कहलाता है। अब और भी एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी नॉन डेरिवेटिव का ही केस है। यहाँ पर भी देखिए, कन्वर्टिबल डिबेंचर मैंने इशू किए, मतलब डिबेंचर इशू करना नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, 100 करोड़ का। और ये बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तब तो हम इसे इक्विटी मानेंगे, अदरवाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे। तो देखिए, 100 करोड़ में इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के हमने कहा कि 161 करोड़ का हम शेयर इशू करेंगे। तो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन तो फिक्स्ड है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन। अगर फेयर वैल्यू 300 रुपीज हुआ, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलग आएगा, मतलब फेयर वैल्यू फ्यूचर में बदलेगी। अगर इसकी जगह में लिखा हुआ रहता है कि 180 रुपीज करके, हम एक शेयर का 180 रुपीज करके पकड़ेंगे, तब इक्विटी माना जाता। जबकि यहाँ पर वेरिएबल है, वेरी करेगा शेयर्स, तो ये क्या हो गया? फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ पर भी कन्वर्टिबल डिबेंचर मैंने इशू किया 100 करोड़ का, और फ्यूचर में मैंने कहा है कि मैं 15 करोड़ शेयर्स दूंगा। तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा, ना कम ना ज्यादा। यानी फ्यूचर में शेयर का प्राइस क्या होगा क्या नहीं मैटर नहीं करता है, मुझे 15 करोड़ शेयर्स ही देना है। तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर मुझे देना है तो डेट मीन्स व्हाट, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम इलस्ट्रेशन 16 देखेंगे। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। ये देखने से पहले मैं दूसरा एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको। ये वाला देखिए यहाँ पर, मैंने बोरोइंग लिया है। बोरोइंग लेना भी मतलब डिबेंचर इशू करना है, बॉन्ड इशू करना है। जो मैंने 10 लाख रुपीज का बोरोइंग के नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, रियल में पैसे बोरो किए, कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जेड लिमिटेड एंटर्स इनटू एन अरेंजमेंट विद टारगेट फॉर सेटलमेंट ऑफ द लोन अगेंस्ट इशू सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुज वैल्यू इक्वल्स टू 10 लाख। फॉर दिस पर्पस फेयर वैल्यू पर शेयर शैल बी डिटरमाइन। यानी देखिए, हमने 10 लाख रुपीज का तो शेयर इशू करना है, पर कितना शेयर इशू करना वो डिपेंड करेगा फेयर वैल्यू फ्यूचर का। तो फ्यूचर में तो फेयर वैल्यू बदलेगा, और फ्यूचर में फेयर वैल्यू बदलेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स भी बदलेगा। यानी यहाँ पर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स है। क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। फिर आगे यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखते हैं, ए लिमिटेड इन्वेस्ट इन कन्वर्ट कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस। इस बार ए लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके लिए फाइनेंशियल एसेट होगा। बी लिमिटेड एट रुपीज, बी लिमिटेड में किया है 1000 रुपीज करके। अंडर द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ईच कंपल्सरी कन्वर्टेबल shares is converted into one equity shares at the end of 5 years. Such compulsorily convertible preferences carry dividend 12% payable only when at the discretion of B Limited. Evaluate the definition of financial instrument. तो A लिमिटेड के लिए तो फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। लेकिन बी लिमिटेड के लिए हम देखते हैं, बी लिमिटेड ने इशू किया यहाँ पर। तो बी लिमिटेड यहाँ पर देखिए, फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स देगा फिक्स्ड है, एक कन्वर्टेबल डिबेंचर के बदले एक शेयर देगा। और डिविडेंड में भी यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, डिविडेंड भी डिस्क्रिशन में दिया जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया? इक्विटी हो गया, है ना? ये हमें समझ में है। तो आपको ये समझना है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स रहेगा, है ना, फिक्स नंबर अपना ही मेरा खुद का, अगर मैं फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दूंगा तो मेरे लिए इक्विटी है। अगर मेरा खुद का फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिलेगा तो वो भी इक्विटी है। लेकिन वेरिएबल होगा तो ही फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, ये आपको समझना है। और अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मुझे मिलने वाला है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मुझे अपना ही मिलने वाला है, तो मेरा इक्विटी कम हो जाएगा, है ना, इक्विटी आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगा, मैं उसे इक्विटी मानूंगा। क्लियर है? सारा चीज क्लियर है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी ये ध्यान में रखना है, जैसे ऑप्शन कुछ लिया है, ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है। यहाँ पर देखिए, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लीजिए अदर देन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश है और फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, तब तो वो फाइनेंशियल एसेट होगा। लेकिन जहां पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश है, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स है, तो वो मतलब इक्विटी हो जाएगा। तो मतलब फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड, अगर आपको जहां पर भी फिक्स्ड फॉर फिक्स दिखे ना, आप उसे इक्विटी मान लेना। यहां पर भी देखिए, मतलब यहां पर तो क्या है, रिसीव्ड सेटल्ड होगा, यानी रिसीव्ड होने वाला है, तो फाइनेंशियल एसेट है। और यहां पर सेटल्ड होगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब कहने का मतलब यहां पर अगर रिसीव्ड होने वाला आपको, है ना, जो कि आपका फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, तब तो फाइनेंशियल एसेट है। डिलीवर करोगे जो कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। मतलब फिक्स फॉर फिक्स आपको देखना पड़ेगा। अगर कंसीडरेशन में भी वेरिएशन है या फिर नंबर ऑफ शेयर्स में भी वेरिएशन है, तब वो फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। दोनों फिक्स है तब वो इक्विटी हो जाएगा। इसके लिए भी एग्जांपल करवा देता हूं फटाफट से। देखिए यहाँ पर, एसटी लिमिटेड ने ऑप्शन परचेज किया है एंटाइटलिंग द होल्डर टू सब्सक्राइब टू ए फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स एट ए फिक्स एक्सरसाइज प्राइस। यानी नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है और एक्सरसाइज प्राइस भी फिक्स है ना, ड्यूरिंग ए 3 मंथ्स। होल्डर पेड इनिशियल प्रीमियम इतना। तो बताइए क्या होगा? कंसीडरेशन फिक्स्ड है, 50 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें पैसे भी बाद में देने पड़ते हैं। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी पैसे बाद में देने पड़ते हैं और शेयर्स भी बाद में दिया जाएगा, है ना। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा होता है। तो कंसीडरेशन जहां पर फिक्स्ड है, नंबर ऑफ शेयर जहां पर फिक्स्ड है, तो वहां पर हम उसे क्या मानेंगे? इक्विटी मानेंगे। दोनों में से कोई भी अगर फिक्स नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक और है, डब्ल्यूसी लिमिटेड ने एक ऑप्शन राइट किया। यहाँ पर बस अलग एक ही बात है, यहाँ पर शेयर प्राइस जो है फिक्स नहीं, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। तो कंसीडरेशन वेरिएबल है, नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 दिया जाएगा, फिक्स्ड है, लेकिन कंसीडरेशन वेरिएबल है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, वो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कंसीडरेशन में वेरिएबिलिटी है, तो मतलब ये क्या होगा? अगर मैंने राइट किया ऑप्शन, तो मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी, नहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी या फाइनेंशियल एसेट होगा। तो मैं ज्यादा डीप नहीं जा सकता, अभी फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ एग्जाम के लिए। बस आप इतना ही ध्यान में रखिएगा कि अगर फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड है, पास हो रहा है, तो इक्विटी। अगर दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा।
तो यहाँ पर अब देखिए कंसीडरेशन फिक्स्ड है, ये वाला देखता हूँ। कंसीडरेशन फिक्स्ड है, नंबर ऑफ सेट्स भी फिक्स्ड है, इक्विटी होगा। कंसीडरेशन फिक्स्ड है पर नंबर ऑफ सेट्स वेरिएबल है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। कंसीडरेशन वेरिएबल है, नंबर ऑफ सेट्स फिक्स्ड है तो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, और दोनों वेरिएबल है तो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी एक ही केस में इक्विटी हो सकता है, जब जहां पर कंसीडरेशन और नंबर ऑफ सेट्स दोनों के दोनों फिक्स्ड होंगे तभी इक्विटी होगा, अदरवाइज सारे केसेस में फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, जहां पर हम प्रेफरेंस सेट्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस सेट्स में भी जैसे दो टाइप के प्रेफरेंस सेट्स होते हैं, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस सेट्स, एक नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस सेट्स। अब मान लीजिए रिडीमेबल प्रेफरेंस सेट्स में बोल दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि रिडीम हो गई, या फिर होल्डर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो रिडीम करा सकता है, तो इशूअर के पास तो कोई अधिकार है ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन में तो हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। पर कभी कभी जो इशू किया है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रेफरेंस सेट्स इशू किया है और मेरे पास हक है, मैं चाहूं तो रिडीम कराऊंगा, मैं चाहूं तो रिडीम नहीं करूंगा, मतलब मेरे पास डिस्क्रिशन है, तो ऐसा सिचुएशन में वो इक्विटी बन सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर होल्डर के पास रिडम्पशन का ऑप्शन है तो वो कराएगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो वहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। अब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस सेट्स केस में हमें सब्सटेंस वगैरह देखना होता है कि है तो नॉन रिडीमेबल, पर क्या एंटिटी का फायदा है कि वो रिडीम कराने से एंटिटी का ज्यादा फायदा होगा। अगर ऐसा कुछ केस है तो वो नॉन रिडीमेबल होने के बावजूद भी वो क्या बन जाएगा, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाएगा। पर जनरली जो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस सेट्स होते हैं, मतलब वो कभी रिडीम नहीं होगा और जिसके डिविडेंड भी डिस्क्रिशन रहते हैं इशूअर के पास, तो ऐसा सिचुएशन में वो प्योरली इक्विटी बन जाता है। तो आपको अल्टीमेटली देखना होता है कितनी बार दो कंपोनेंट होते हैं एक ही प्रेफरेंस सेट्स के अंदर। मान लीजिए ऐसा है कि डिविडेंड जो है वो देना ही पड़ेगा हमें, है ना, उसमें ऐसा कोई डिस्क्रिशन नहीं था तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बन गया। पर रिडम्पशन कभी नहीं होगा तो वो इक्विटी बन जाएगा। तो यानी कुछ एक कंपोनेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकता है, एक कंपोनेंट इक्विटी भी हो सकता है, इसे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिसके बारे में भी क्वेश्चन को देखिएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है प्रेफरेंस सेट्स में भी आपको समझ आएंगे। डिबेंचर और प्रेफरेंस सेट्स तो जो भी आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि क्या फ्यूचर में पैसे चुकाने पड़ेंगे। अगर चुकाने पड़ेंगे तो जितने चुकाने पड़ेंगे वो लाइबिलिटी है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और जो चुकाने नहीं पड़ते वो इक्विटी है। इसका भी एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 31 फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। देखिए डी लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, 10 लाख रुपीस बदले में लिए, मतलब मैं डी लिमिटेड हूं, मैंने 10 लाख रुपीस लिए और प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है। अब मैंने होल्डर को ऑप्शन दिया है कि वो इस प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है एनी टाइम अप टू ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और अगर वो नहीं करता है एक्सरसाइज तो इसे रिडीम करना पड़ेगा। तो क्या मैंडेटरीली कन्वर्ट होगा ये इनटू नंबर ऑफ फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स? हाँ, फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स मतलब इक्विटी है, पर ये ऑप्शन तो होल्डर के पास है, मेरे पास नहीं है ना। होल्डर अगर मान लीजिए नहीं कर रहा है तब तब तो मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स पे मैं उन्हें फिक्स्ड कूपन देने वाला हूँ 6% का एवरी ईयर, हालांकि मार्केट रेट 9% है। तो देखिए मैंने पैसे लिए 10 लाख रुपीस, ठीक है, और हर साल मैं उसे 6% कूपन देने वाला हूँ। तो हर साल मैं उसे 60,000 रुपया दूंगा, 60,000 रुपया दूंगा, 60,000 रुपीज दूंगा। अब थर्ड ईयर में अब आप बोलोगे इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए अगर ये मैंडेटरीली कन्वर्ट होता है इनटू इक्विटी शेयर्स में, तब तो मैं इसे नहीं लेता यहाँ पर, क्योंकि ये इक्विटी रहता, फिर लाइबिलिटी में नहीं आता। लेकिन ये जबकि मैंडेटरी नहीं, ऑप्शन ऑफ होल्डर है, तो इसे मैं यहाँ पर लूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे पास आएगा और वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करेगा तो मुझे उसे इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो मैंने पता किया फ्यूचर में मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, ये मेरा पैसा चुकाने का ऑब्लिगेशन है। और अगर यही पैसा चुकाने का ऑब्लिगेशन के लिए मुझे मार्केट का रेट 9% के हिसाब से मुझे आज कितना पैसा मिल जाता, उतना ही मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो मैं लाइबिलिटी 10 लाख नहीं मानूंगा, मेरा जो फ्यूचर कैश आउटफ्लो हो सकता है मैक्सिमम, उसका प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट में, ये मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। तो मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये आ गया 924059, है ना। यानी मैं किसी और को अगर ये पैसे देता हूं, है ना, विदाउट एनी कन्वर्सन ऑप्शन, तो वो मुझे इतने पैसे आज दे देगा, तो इतना ही तो मेरा लाइबिलिटी है। तो इतना मेरा लाइबिलिटी, लेकिन मैंने पैसे तो इतने लिए। बैंक में तो पैसा 10 लाख जाएगा, लाइबिलिटी में इतना दिखा रहा हूं, बाकी का मैं क्या करूंगा, इक्विटी दिखाऊंगा। तो वही बैंक में पैसा 10 लाख जाएगा और लाइबिलिटी इतने का दिखाया जाएगा, बाकी का बचा हुआ इक्विटी दिखाएंगे। और बैलेंस शीट की बात करें तो टी शेप में अगर आप बनाओगे तो बैंक में इधर 10 लाख रुपए आएंगे आपके, इक्विटी में आप दिखाओगे 75939, और लाइबिलिटी में दिखाओगे 924059, आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। तो मैंने कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट भी समझा दिया आपको अच्छी तरीके से। बस आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन हो तब हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आप पहले ये पता कीजिएगा फ्यूचर में क्या पैसे आपको देने हैं।
फ्यूचर में जो आपको पैसे देने, उसका प्रेजेंट वैल्यू आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर उससे ज्यादा पैसे आपको मिले तो जो एक्स्ट्रा पैसे मिले वो कभी चुकाने नहीं पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या होगा, इक्विटी होगा। अब एक और कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, या तो मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे लूंगा। तो मैं जब भी पैसे दूंगा, जब मैं पैसे दूंगा यानी मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरा कैश कम होगा। मान लीजिए 10 लाख रुपीज मैंने दिया, मेरा कैश कम होगा और वो हमेशा फाइनेंशियल एसेट ही होगा। ठीक है, यानी जब हम पैसे देते कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते वो फाइनेंशियल एसेट होता है, वहां पर हमें इक्विटी लायबिलिटी नहीं देखना होता है। लेकिन जब हम पैसे लेते हैं, जब हम पैसे लेते हैं तो कैश मेरा आया 10 लाख मान लीजिए। तो जब हम पैसे लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि आउट ऑफ 10 लाख रुपए जो मैंने लिया है उसमें से मुझे कितना चुकाना पड़ेगा, मेरा ऑब्लिगेशन है कितना चुकाने का, जो फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है उसका प्रेजेंट वैल्यू। तो जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑब्लिगेशन है, ये मेरा लाइबिलिटी होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा। मान लीजिए 9 लाख रुपीज, तो 9 लाख रुपीज फाइनेंशियल लाइबिलिटी है और बाकी का बचा हुआ इक्विटी होगा 1 लाख रुपीज। तो कभी भी जब आप पैसे देते हो ना, तो आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी के बारे में मत सोचिएगा। जब आप पैसे दोगे तो कैश कम होगा, फाइनेंशियल एसेट ही बनेगा हमेशा, है ना। और जब आप पैसे लोगे तो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी दोनों में से एक बन सकता है, ये दोनों हो जाएगा। पहले आपको निकालना है फाइनेंशियल लायबिलिटी, बचा कुचा जो रेसिडुअल होगा वो इक्विटी होगा आपका। तो आई होप अब आपको ये पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। इलस्ट्रेशन 32 में भी सेम यही कहानी है। 10 लाख रुपीज मुझे आज मिल रहे हैं, है ना, और फ्यूचर में मुझे उन्हें 10% देना है। आरबीआई का रेट है 9% और प्लस 1%, 10% मुझे इंटरेस्ट देना है, यानी 1 लाख रुपीज मुझे फ्यूचर में हर साल इंटरेस्ट देना है। और बाद में मुझे 10 लाख चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर होल्डर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है तो ऐसा सिचुएशन में रिडीम होगा। मार्केट का रेट है आरबीआई प्लस 4%, यानी मार्केट रेट 13% है। तो जो मेरा फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है उसे मैं प्रेजेंट वैल्यू में पुल करूंगा, वो मेरा लाइबिलिटी होगा। तो मुझे पैसे तो 10 लाख मिले, पर लाइबिलिटी इतना है, तो बाकी का बच्चा कुचा क्या हो जाएगा, मेरा इक्विटी हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। सो हमने ब्रीफ आइडिया ले लिया फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी का। अभी हम बात करेंगे सिर्फ फाइनेंशियल एसेट का पहले। यानी एक बार दिमाग से फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी निकाल दीजिए। फाइनेंशियल एसेट्स का क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट की बात करेंगे। यानी फाइनेंशियल एसेट एसेट में हम एमोटेस कॉस्ट मेथड भी लगाते कितनी बार, एफबीटीओसीआई मेथड भी लगाते कितनी बार, और एफबीटीपीएल मेथड भी लगाते। तो हम कब ये तीन मेथड में से कौन सा मेथड कब क्या लगाएंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल करेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, कैश फ्लो टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ब्रीफ आइडिया लिया फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इक्विटी का, मैंने काफी कुछ समझाया भी। अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स का क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट की बात करेंगे। ध्यान रहे, फाइनेंशियल लायबिलिटी की भी मैं बात नहीं करूंगा, इक्विटी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ फाइनेंशियल एसेट की बात करेंगे। फाइनेंशियल एसेट में हम तीन मेथड से अकाउंटिंग कर सकते हैं, एमोटेस कॉस्ट मेथड, एफबीटीओसीआई मेथड या फिर एफबीटीपीएल, है ना। ये तीन अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो तब कब कौन सा मेथड लगाएंगे ये हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम दो टेस्ट पास करते हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट हम पास करेंगे, दूसरा बिजनेस मॉडल टेस्ट हम देखते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट क्या कहता है, आपको ये देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने खरीदा है, फाइनेंशियल एसेट तो तभी होगा जब मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा होगा। मैंने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया होगा, लोन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, या फिर कुछ लोन वगैरह दिया होगा, है ना। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पर इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। पर पहले हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करिए, वो पता ही चल जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपको इंस्ट्रूमेंट में देखना है कि क्या इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है कि वो सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही देगा, वो भी स्पेसिफाइड डेट्स में। यानी स्पेसिफाइड डेट्स में हर साल वो इंटरेस्ट देगा और प्रिंसिपल भी देगा। अगर उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ऐसे सिचुएशन में वो एमोटेस कॉस्ट मेथड भी लग सकता है, उस पर एफबीटीओसीआई भी लग सकता है, लेकिन एफबीटी पे नहीं लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपकी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किए, और वो डिबेंचर्स मुझे सोलली, उसमें कोई कन्वर्टिबल वगैरह ऑप्शन नहीं है, वो सोलली मुझे प्रिंसिपल देगा और इंटरेस्ट देगा, यानी स्पेसिफाइड डेट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देगा, कोई कन्वर्सन ऑप्शन वगैरह नहीं है। तो क्या ये सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है? जी हाँ, सोलली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है। अब इस ये जो डिबेंचर मैंने खरीदा, अब मुझे देखना पड़ेगा मेरा बिजनेस मॉडल क्या है। क्या मेरा बिजनेस मॉडल है कि मैं उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से ही अपनी कमाई करना चाहता हूं? मतलब मेरा बिजनेस मॉडल है होल्ड टिल मैच्योरिटी। अगर मेरा बिजनेस मॉडल है कि फाइनेंशियल एसेट से मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करके उसे टिल मैच्योरिटी होल्ड करना चाहता हूं, तब तो उसमें लगेगा एमोटाइज कॉस्ट मेथड। लेकिन अगर मेरा बिजनेस मॉडल ऐसा है कि मैं उसे होल्ड करूंगा, पर कभी फ्यूचर में मौका मिलेगा तो चौका भी मार दूंगा, मतलब कभी मौका मिला तो बेचूंगा, मैं ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग कर रहा हूं, पर मुझे अगर फ्यूचर में अच्छे दाम मिले
उस बॉन्ड का वैल्यू अच्छा हो गया तो मैं बेच भी सकता हूं, यानी मेरा इंटेंशन दोनों है, बोथ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो और मौका मिले तो बेच भी देना। तो ऐसा सिचुएशन में मैं उसमें एफबीटीओसी अकाउंटिंग करूंगा। लेकिन आप बोलोगे सर ऐसा है कि सोनली पेमेंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट तो है, लेकिन मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं चलते फिरते बेच दूंगा, तब तो एफबीटीपीएल ही होगा। तो मैं फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि क्या इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही देगा और तीसरा कुछ नहीं देने वाला है। अगर ऐसा है तो एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड या एफबीटीओ से लगाना। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा है ही नहीं, तब तो एफबीटीपीएल ही लगेगा। आप बोलोगे इंस्ट्रूमेंट में दो ही फीचर है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो भी स्पेसिफाइड डेट में, तब एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड तब लगाओगे जब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही आपको सिर्फ कलेक्ट करना है, फाइनेंशियल एसेट्स को टिल मैच्योरिटी तक होल्ड करने का आपका इंटेंशन है। अगर आपका इंटेंशन दोनों है, बोथ होल्डिंग एंड सेलिंग, तब आप एफबीटीओसीआई मेथड लगाओगे। हाँ, लेकिन आप चाहो तो ई रिवोकेबल ऑप्शन ले सकते हो, जहां पर ई रिवोकेबली भले कुछ भी कंडीशन मीट करे, आप ई रिवोकेबली उसे एफबीटी पे लगा सकते हो, लेकिन बाद में आपका ये लगाने के बाद में बदला नहीं जा सकता, ये ई रिवोकेबल ही रहेगा हमेशा। तो ये हमने समझा। लेकिन अब मेरी बात सुनिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में क्या कभी सुना है कि सोनली पेमेंट और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में तो पेमेंट ही नहीं होता, वो तो डिस्क्रिशन रहता है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सोनली पेमेंट और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। तो ये कभी भी आपका ये पहला कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट को पास करेगा ही नहीं, मतलब एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड और एफबीटीयू से कभी उसमें लगेगा ही नहीं। बचा क्या? एफबीटी पे। इसलिए यहां पर कहा गया है कि इक्विटी में आप हमेशा एफबीटी पे लगाना, यानी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में, फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में हमेशा क्या लगेगा? एफबीटी पे ही लगेगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो ई रिवोकेबल ऑप्शन ले सकता हूं, जहां पर मेरा नियत ट्रेडिंग करने का नहीं है, लंबे समय तक रखने का है। तो मैं चाहूं तो ई रिवोकेबल ऑप्शन लेके एफबीटीओसी अकाउंटिंग कर सकता हूँ। एमोटाइज तो होगा ही नहीं, एफबीटी पे ही हमेशा होगा। पर मैं चाहूं तो एफबीटीओसी अकाउंटिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एफबीटीओसी अकाउंटिंग करूंगा तो वो रिसाइकल नहीं होगा। मतलब फ्यूचर में जब आप उसे बेच भी दोगे ना, तो ओसीआई से पीएल में रिक्लासिफाई नहीं होगा, सीधा ओसीआई से वो रिटेन अर्निंग में ही जाएगा। आपको बस ये समझना है। चलिए, तो हमने ये समझा कि ई रिवोकेबल ऑप्शन में रीसाइक्लिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैश फ्लो पास किया है, बिजनेस मॉडल आपका है कलेक्टिंग एंड सेलिंग, जैसे कि डिवेंचर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, डिवेंचर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देगा, और मेरा नियत है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने का, मौका मिलेगा तो बेच भी दूंगा, तो मैं कंडीशन सेटिस्फाई करके एफबीटीओ से अगर लगा रहा हूं, तो ऐसा सिचुएशन में ये रिसाइकल होगा टू पीएल में। लेकिन जहां पर मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसके बावजूद मैं इरिवोकेबल ऑप्शन ले रहा हूं, जैसे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के केस में, तो वहां पर वो रिसाइकल नहीं होगा, वहां पर एफबीटीओसीए से सीधा रिटेन अर्निंग में जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट में वो पीएल में रिसाइकल हो सकता है ओसीआई से बेचने के बाद, है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो हमने ये समझा। एंड आप ये ध्यान में रखिएगा, फाइनेंशियल एसेट्स हमेशा हमेशा, भले अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाओ, भले एफबीटी पे लगाओ, भले एफबीटीओसीए लगाओ, इनिशियली वो फेयर वैल्यू में ही मेजर होता है। इनिशियली किस में मेजर होगा? फेयर वैल्यू में। सब्सेक्वेंटली अगर एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है तब तो फेयर वैल्यू का कोई काम ही नहीं है ना? लेकिन अगर एफबीटीओसीए मेथड है तो फेयर वैल्यू ओसीआई में जाएगा, जो भी फेयर वैल्यू चेंज होगा, और अगर एफबीटी पे है तो फेयर वैल्यू चेंज हमेशा पीएल में जाएगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारा कितने बार लगता है, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हम देख लेंगे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम हमेशा ऐड कर देते इनिशियली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन एफबीटीपीएल के केस में हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को पीएल में दिखाते हैं। यानी एफबीटीपीएल के केस में हमेशा ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा, क्योंकि एफबीटीपीएल शॉर्ट टर्म होता है, वो ऐसे ही पीएल में जा रहा है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पीएल में दिखाओ। लेकिन एमोटेस कॉस्ट मेथड और एफबीटीओसीए कॉस्ट मेथड में अगर आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ लग रहा है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनिशियली आप फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट में ऐड कर सकते हो। ये आपको समझना है। अब ये मेरी बात सुन लीजिएगा, मैंने ये कहा कि एफबीटीओसीए मेथड में फेयर वैल्यू चेंज कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। गलत। एफबीटीओसीए मेथड में फेयर वैल्यू चेंज ओसीए में जाएगा। एफबीटीपीएल मेथड में फेयर वैल्यू चेंज पीएल में जाएगा। एमोटेस कॉस्ट मेथड में फेयर वैल्यू का काम ही नहीं। लेकिन जो भी हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है ना, वो भले आप कोई भी मेथड लगाओ, इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा पीएल में जाएगा, भले एफबीटीपीएल या एफबीटीओसीआई या एमोटेस कॉस्ट मेथड। जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको मिलता है वो हमेशा हमेशा कहाँ जाएगा? पीएल में ही जाएगा। इन केस ऑफ एफबीटीओसीआई अकाउंटिंग, फेयर वैल्यू चेंज ओसीए में जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने बता दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ध्यान रखिएगा, हमेशा एफबीटीपीएल के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएल में डालोगे, और एमोटेस और एफबीटीओसीआई के केस में हमेशा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड कर दोगे फाइनेंशियल एसेट्स है, क्योंकि वो आपका खर्चा लगेगा, कैश कम करेगा और फाइनेंशियल एसेट्स को बढ़ा देगा। अब आगे नीचे
आपका जो हमने बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट का बात किया था, मैंने जो डिटेल रिवीजन वीडियो डाला उसमें समझा, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो मैं ये आपको नहीं सिखाने वाला। तो अभी मैं आपको फटाफट से क्या करूंगा पता है, अकाउंटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, अकाउंटिंग जो हमारा किया हुआ है वो अकाउंटिंग थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। फटाफट 5 मिनट में डिस्कस करूंगा अलग अलग अकाउंटिंग जो हमारा है, ये फटाफट से मैं डिस्कस करवा दूंगा आपको। चलिए, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एसेट्स में अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। तो अभी हम फिर से बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एसेट की ही बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। जगाती लिमिटेड ने लोन दिया है कस्टमर को 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट एवरी ईयर 10% दिया जाएगा। प्रिंसिपल बुलेट में 3 साल के बाद एक साथ पेमेंट किया जाएगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है कितना, 10,000 रुपीज। हमने ये पढ़ा था कि एमोटाइज कॉस्ट मेथड और एफबीटीसीए में ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड होगा, एफबीटीपीएल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट ईयर का, जीरो ईयर का नहीं, फर्स्ट ईयर का फेयर वैल्यू, सेकंड ईयर का फेयर वैल्यू दिया हुआ है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे फ्यूचर में क्या पैसे मिलेंगे, है ना। अब फाइनेंशियल एसेट्स के केस में अब इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी के पीछे मत पड़ जाना, यहाँ क्लासिफिकेशन ही होगा, है ना, क्योंकि पैसे दे रहे हैं हम। तो फाइनेंशियल एसेट में देखिए, मुझे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, सोली पेमेंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट ही दिख रहा है ना, यहाँ पर। तो ये जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है और बिजनेस मॉडल टेस्ट है, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट तो मीट कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही मिलेगा, वो भी एक स्पेसिफाइड डेट्स में। और अगर हमारा बिजनेस मॉडल है कि सिर्फ होल्ड करना टिल मैच्योरिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो से ही कमाना है, तो हम एमोटेस कॉस्ट मेथड लगाएंगे, है ना। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर हम पहले एमोटेस कॉस्ट मेथड की बात कर लेंगे। तो देखिए, हर साल मुझे 50,000 50,000 50,000 मिलेगा, और एंड में 5 लाख रुपीज मिलेगा। और इसका 10% से पूल करोगे तो 5 लाख ही आएगा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम क्या करते हैं, 5 लाख में ऐड कर देते हैं। तो मेरा 5,10,000 हो जाएगा, यानी फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट कितना हो जाएगा, 5,10,000 हो जाएगा। मेरा आपको ये समझना है, क्योंकि मैंने समझाया था इन केस ऑफ एमोटेस कॉस्ट और एफबीटीयूएसए हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल एसेट में जोड़ देते हैं। अब इनका 10% से फेयर वैल्यू 5 लाख की आएगा, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट जोड़ने पर फाइनेंशियल एसेट्स 5,10,000 का हो गया। तो समझिए मेरी बात, फाइनेंशियल एसेट्स 5,10,000 का हो गया। अब ये जो कैश फ्लोस है ना, अब मुझे इनको ऐसे रेट से पुल करना है कि 5,10,000 हो जाए, क्योंकि अगर मैं इनको 10% से पुल करूंगा तब तो 5 लाख ही आएगा। पर मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड कर दिया ना, तो जब भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड होता है, हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना होता है, जो कि अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको निकालना आता है। अलग अलग रेट से लेके हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। तो मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल दिया, पर इन सबको अगर मैं 9.2% से सबको पुल करूं, अब चेक कर लीजिएगा, 5,10,000 आएगा। तो यानी इनिशियली 5,10,000 में ही हम फाइनेंशियल एसेट को दिखाएंगे, और हर साल जो हम इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, वो इंटरेस्ट 9.2% करके चढ़ेगा, ना कि 10%। जो इफेक्टिव रेट है उसी पे चढ़ेगा। तो देखिए, 5,10,000 में इंटरेस्ट चढ़ा देंगे, पेमेंट कितना हो रहा है, 50,000 हो रहा है, माइनस हो जाएगा। फिर से बैलेंस में नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, इसका 10%, है ना, सॉरी इसका 9.2%। फिर पेमेंट होगा, फिर बैलेंस में 9.2% इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, फिर पेमेंट होगा, फिर पेमेंट होगा, अल्टीमेटली नील हो जा रहा है। तो ये मैंने कैलकुलेशन दिखाया हुआ, ये 9.2% से आपका पेमेंट हो रहा है। और इंटरेस्ट कहां जाएगा, चाहे एमोटेस कॉस्ट में था, चाहे एफबीटीयू से, चाहे एफबीटीपीएल, इंटरेस्ट हमेशा पीएल में जाएगा। ये देखिए, अब इसी का हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना देंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने यहां पर रखा हुआ है, देखिए पूरा इसका जर्नल एंट्री भी पास किया हुआ है, बैलेंस शीट भी बना हुआ है। तो मैं जर्नल एंट्री से समझा देता हूँ, बेटर रहेगा। देखिए, इनिशियली फाइनेंशियल एसेट्स मैंने लोन दिया है टू कैश, 5,10,000 दिखाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी जुड़ गया है। अब लोन पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो मेरा लोन अमाउंट फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ेगा। इंटरेस्ट चढ़ाएंगे ना, 46,920, ये रहा, ये मैंने इंटरेस्ट चढ़ा दिया इस पे, है ना। और ये इंटरेस्ट जाएगा कहां पर, पीएल में जाएगा, मैंने लिखा हुआ है। अब पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, मेरा फाइनेंशियल एसेट है, मेरे पास पैसे आएंगे हर साल इंस्टॉलमेंट का नाम का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन होगा। फिर नेक्स्ट ईयर लोन चढ़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट इनकम है, भूलिएगा मत, ये इंटरेस्ट इनकम है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए। तो ये सिलसिला हर साल चलेगा, और लास्ट में पेमेंट आ जाएगा। तो वही मैंने बैलेंस शीट में भी ये पूरा आपको रेगुलर जो आपका रिवीजन वीडियो डिटेल वाला, उसमें मैंने समझाया हुआ है। अभी मैं नहीं समझाऊंगा, अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हो, फाइनेंशियल एसेट्स पे हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा और इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा, इंस्टॉलमेंट माइनस होगा। इंटरेस्ट ये इनकम है, तो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा हर साल, है ना। बस बात खत्म। तो हमने एमोटाइज कॉस्ट मेथड कर लिया। अब मैं आपको एफबीटीओसीए मेथड समझाऊंगा। सब एफबीटीओसीए मेथड डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मेरा इंटेंशन होल्ड और सेल दोनों का है, तब मैं एफबीटीओसीए मेथड लगाऊंगा। तो इसमें जर्नल एंट्री सारी वही रहती है। यहाँ पर भी हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल एसेट्स में ऐड करते हैं। तो देखिए, सेम वहां पर भी जैसे किया था, 5,10,000
कैश पेमेंट और फाइनेंशियल एसेट्स भी 5,10,000 का दिखाया जाएगा। यहाँ पर भी 5,10,000 का ही दिखाया था हमने, है ना। तो ये सेम ही रहेगा। अब इंटरेस्ट भी हर साल इसमें सेम ही तरीके से चढ़ेगा। हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था 9.2% इफेक्टिव से इंटरेस्ट चढ़ेगा। और ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? पीएल में चार्ज, पीएल में क्रेडिट होगा इंटरेस्ट इनकम, और इंस्टॉलमेंट माइनस होगा। बस हमने फर्स्ट वाले केस में एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में फेयर वैल्यू को इग्नोर किया था, बट एफबीटीओसीए में फेयर वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें फेयर वैल्यू कंसीडर करना है। हमें देखना है फेयर वैल्यू दिया हुआ है, देखिए फेयर वैल्यू दिया हुआ है 5,08,000 फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का 5,08,000 फेयर वैल्यू है, पर हमारा कैरिंग अमाउंट है 5,06,920, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज होगा। पिछले वाले एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में फेयर वैल्यू इग्नोर किया था, पर यहाँ पर तो नहीं करेंगे, यहाँ पर फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। और एफबीटीओसीए मेथड में फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा। तो ये 1,080 इंटरेस्ट तो हमेशा ध्यान में रखिए पीएल में जाएगा, पर फेयर वैल्यू गेन ओसीआई में जाएगा। तो ये ओसीआई में चला गया। रिवाइज कैरिंग अमाउंट मेरा ये आ गया। अब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, इसका मतलब ये नहीं कि रिवाइज कैरिंग अमाउंट में चढ़ाओगे। इंटरेस्ट तो आपका जो चलते आ रहा है पेमेंट्स, उसके हिसाब से उसी में चढ़ेगा। यानी ये जो हमने बनाया ना, इसी में चढ़ेगा 5,06,920। यानी जो प्रीवियस वाला कैरिंग अमाउंट है उसी में इंटरेस्ट चढ़ाना सेकेंड ईयर में। आप इस पे मत चढ़ा देना, ये रिवैल्यूड अमाउंट, ये तो फेयर वैल्यू, इसमें मत चढ़ा देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। इंटरेस्ट पुराने वाले फिगर में चढ़ेगा जैसे चलते आ रहा है ना। तो इंटरेस्ट आप पीएल में दिखाओगे, इंस्टॉलमेंट माइनस करोगे, सेकेंड ईयर का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा आपका। अब सेकेंड ईयर का भी फेयर वैल्यू दिया हुआ है 5,06,000, है ना। और हमारा है 5,04,636, तो फिर से फेयर वैल्यू गेन आ रहा है। तो फेयर वैल्यू गेन कहाँ दिखाएंगे? ओसीआई में दिखाएंगे। इंटरेस्ट पीएल, फेयर वैल्यू चेंजेस ओसीआई, चाहे गेन हो या लॉस हो ओसीआई में जाएगा। फिर थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट आप चढ़ाओगे, कौन सा? ये वाला जो इस पे पुराने कैरिंग अमाउंट के हिसाब से, इसलिए इसका वर्किंग आपको अलग से करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दोगे। इंस्टॉलमेंट माइनस किया तो मेरा फिगर आया। अब देखिए ये फिगर मेरा आया, लास्ट में तो नील हो जाना सब कुछ। तो हम क्या करेंगे? इसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली किस्सा खत्म। थर्ड ईयर में तो ये फाइनेंशियल एसेट ही खत्म हो जाए, तो उसका फेयर वैल्यू तो जीरो ही होना है ऐसे भी, क्योंकि थर्ड ईयर में ये मैच्योर हो जाएगा, पेमेंट सारा आ जाएगा। तो ऐसे भी ये, इसका फेयर वैल्यू जीरो रहेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर डी रिकॉग्निशन की जगह मैं लिख सकता हूँ फेयर वैल्यू लॉस भी। और फेयर वैल्यू लॉस भी कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा। तो या तो फेयर वैल्यू लॉस के नाम पे ओसीआई में दिखाओगी, ये दोनों फिगर ही होगा, अल्टीमेटली ओसीआई नील हो जाएगा। और या फिर डी रिकॉग्निशन के नाम पे आप पीए ओसीआई को रिक्लासिफाई कर दीजिएगा पीएल में, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना, इन केस ऑफ अगर मान लीजिए सारे कंडीशन सेटिस्फाई होके आप है ना ओसीआई में अकाउंटिंग कर रहे हो, तब तो रिसाइकलिंग अलाउड है। ओसीआई तो पीएल होगा, मतलब ये पीएल में जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में इरिवोकेबल ऑप्शन लेते, तो रिसाइकल नहीं होता। आपको ये समझना है। अब एफबीटीपीएल मेथड समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ सेम होना है, सब कुछ सेम होना है। बस फर्क कितना है, यहां पर भी इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पर आप ऐसे ही करिएगा, छोड़िए उसको। सेम ये करना आपको, इंटरेस्ट हर साल इसमें प्लस करना है, इंस्टॉलमेंट माइनस करना है, सब सेम कीजिएगा एफबीटीपीएल में। बस ये जो फेयर वैल्यू गेन है ना, यह पीएल में दिखाएगा। फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो है पीएल में दिखाएगा, मतलब इसी को मैं एफबीटीपीएल बना सकता हूँ, सब कुछ सेम रखूंगा। इंटरेस्ट पीएल में दिखाऊंगा, एफबीटीपीएल में भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट भी पीएल में दिखाना, इंस्टॉलमेंट आप माइनस कर दोगे। और जो फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस है, एफबीटी ओसीआई में हम ओसीआई में दिखाते थे, एफबीटीपीएल में हम पीएल में दिखाएंगे। अब पीएल में ऑलरेडी दिखा रहे, तो रिसाइकलिंग की तो बात ही नहीं आती यहाँ पर, है ना। तो मैंने एफबीटी ओसीआई एफबीटीपीएल सारा समझा दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको फुल क्लैरिटी आ गई है, एंड अब आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप कैसे अकाउंटिंग करोगे। तो देखिए अगर आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा, तब तो इंटरेस्ट वगैरह की बात ही नहीं आएगी। अगर डिविडेंड आपको मिलता है तो डिविडेंड आपको पैसा मिलेगा, कैश बढ़ाना, पीएल को बढ़ाना, बात खत्म। अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में एफबीटी पे लगा रहे हो, लेकिन अगर आप बोलोगे सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हम इरिवोकेबल ऑप्शन लेते हैं एफबीटी ओसीआई का, तो डिविडेंड का क्या करेंगे? तब भी डिविडेंड पीएल में इनकम दिखाना, यानी इंटरेस्ट डिविडेंड हमेशा पीएल में जाएगा। बस ये ध्यान में रखना, फेयर वैल्यू चेंजेस अगर आप एफबीटी ओसीए लगाओगे तो फेयर वैल्यू चेंजेस ओसीए में जाएगा। तो चलिए इसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 1 जुलाई 2001 को जगाती लिमिटेड ने 500 शेयर्स परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट किया, मतलब परचेज किया है ना, 350 रुपीज करके। ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी 15,000 लगा हमारा, और फेयर वैल्यू हर साल का दे दिया हमें। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं दो मेथड लगा सकता हूँ, एफबीटी पे, एफबीटी पे ही लगाना चाहिए मुझे, लेकिन मैं इरिवोकेबल ऑप्शन लेके एफबीटी ओसीआई भी कर सकता हूँ। तो एफबीटी पे में आपको याद होगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा हमेशा,
चाहे डेट इंस्ट्रूमेंट हो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। तो देखिए मैंने 500 शेयर्स परचेज किया 350 रुपीज करके, तो 1,75,000 होगा। तो मेरा कैश का पेमेंट हुआ 1,75,000, मैंने कैश एक पेमेंट किया, और एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम का भी 15,000 मैंने पेमेंट किया। तो देखा जाए तो मैंने 1,90,000 पेमेंट किया। तो क्या मैं इक्विटी सेट्स 1,90,000 का दिखाऊंगा? जी नहीं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएल में जाता है इन केस ऑफ एफबीटीपीएल अकाउंटिंग। तो इक्विटी सेट्स मेरा 1,75,000 का होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा, है ना, टू कैश 1,90,000। अगर एफबीटीओसीआई अकाउंटिंग करते आप, जैसे कि ये रहा यहाँ पर, तब आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सेट्स 1,90,000 का दिखाता है, तब आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट में ऐड करते हैं। लेकिन एफबीटीपीएल में आप नहीं करोगे। अब यहाँ पर तो इंटरेस्ट वगैरह इंस्टॉलमेंट की बात होगी नहीं, क्योंकि मिलता ही नहीं है ना। तो हर साल फेयर वैल्यू चेंजेस होगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में फेयर वैल्यू चेंजेस कितना हुआ, 350 का 350 रह गया। तो 350 रह गया, तो फेयर वैल्यू आपका 1,75,000 का है ना। और 1,75,000 मैंने दिखाया हुआ है, तो फेयर वैल्यू भी 1,75,000 का। तो फर्स्ट ईयर में फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा नहीं। सेकंड ईयर में 390 हो गया, तो जिसके चलते फेयर वैल्यू गेन 20,000 हुआ, ये पीएल में चला जाएगा। फिर थर्ड ईयर में आपका 425 हो गया, तो यहाँ पर 425 हो गया, तो जो भी फेयर वैल्यू चेंज है वो फिर से पीएल में चला जाएगा। तो सिंपल बात है, फेयर वैल्यू चेंजेस वगैरह जो भी होगा गेन या लॉस वो पीएल में जाएगा, बात खत्म। सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। इसका जर्नल एंट्री भी मैंने यहाँ पर पास कर रखा हुआ। अब देखिए, जब भी फेयर वैल्यू गेन होगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सेट्स बढ़ जाएगा, है ना। और फेयर वैल्यू गेन हमेशा पीएल में ट्रांसफर करोगे आप। यहाँ पर ये यही पीएल है, मैंने अलग से एक एंट्री पास कर दी यहाँ पर। और लास्ट में आप बेच दोगे। अच्छा, यहाँ पर बेचा जा रहा है, जगाती लिमिटेड है, लास्ट में 425 में बेच दिया, तो बेचोगे तो पैसा मिलेगा। तो बेचने पर हमें इतना पैसा मिला, लेकिन हमारा था 1,95,000 का ही वैल्यू, और हमने इतने में बेचा, तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ऑन सेल है, वो पीएल में चला गया, बात खत्म। अब अगर मैं यहाँ पर ओसीआई की बात करूं, तो ओसीआई में जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस है, ये देखिए 15,000 20,000, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू चेंजेस आया था 20,000 और 15,000। यहाँ पर 15,000 इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने पीएल में दिखाया था। और यहाँ पर देखिए 15,000 फेयर वैल्यू चेंज ओसीआई में गया, 20,000 फेयर वैल्यू चेंज ओसीआई में गया, लास्ट में आपने उसे बेच डाला, 2,12,500 में बेच डाला, जबकि 1,95,000 का ही था। तो आपने 2,12,500 में अगर बेच डाला, तो जो भी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ऑन सेल, ये भी सारा कहाँ जाएगा, ओसीआई में ही जाएगा। और ये रिसाइकल नहीं होगा, ये सारे ओसीआई के फिगर कहाँ जाएंगे, सीधा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होंगे। यानी आपने जब एफबीटीओ की अकाउंटिंग करना है, तो बेचने तक आपका जितना भी अमाउंट आएगा, जितना भी गेन या लॉस आएगा, सारा ओसीआई में जाएगा, और ओसीआई से सीधा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इरिवोकेबल ऑप्शन लिया है। तो चलिए, अकाउंटिंग पूरा हमने डिस्कस कर लिया। अब आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिटेल वीडियो तो है वहां पर, तो हमने होले होले आराम से पढ़ा है, पर अभी तो होले होले नहीं पढ़ सकते ना, एग्जाम परसों ही है। तो अभी हम फटाफट से इसे खत्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट सीखा सारा। अभी मैं आपको समझाऊंगा रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी की तो ज्यादा बात ही नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो आपको ये समझना है कि रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि हम पहले एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा रहे थे, अब एफबीटीपीएल करेंगे या एफबीटीओसीआई करेंगे, या पहले हम एफबीटीपीएल मेथड लगा रहे थे, अब हम एफबीटीओसीआई या एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाएंगे। तो इसी को रिक्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी बिटवीन एमोर्टाइज कॉस्ट, एफबीटीपीएल और एफबीटीओसीआई के बीच में चेंजेस करना। क्या ये चेंजेस कभी भी कर सकते हैं? जी नहीं। आप ये ध्यान में रखिएगा, इंटेंशन में आपका चेंज आया है, ये पार्टिकुलर मार्केट में डिसअपियरेंस आ गया, यानी मार्केट गिर गया है, तो ऐसे सिचुएशन में बिजनेस मॉडल चेंज नहीं करेंगे। मतलब हम रिक्लासिफिकेशन तब करते हैं जब बिजनेस मॉडल बदलता है। और बिजनेस मॉडल, ऐसा नहीं कि आप अपना इंटेंशन को बदल दोगे तो बिजनेस मॉडल बदलना माना जाएगा, ऐसा नहीं है। जब मान लीजिए आपका सिग्निफिकेंट ऑपरेशन में चेंज हुआ है, मान लीजिए आपने कोई दूसरी एंटिटी को एक्वायर किया है, जिससे जिसके चलते आपका बिजनेस मॉडल में चेंज आ गया, और आपको अब लगता है एफबीटीपीएल आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, और पहले एफबीटीओसीआई आपका था, तो ऐसा कुछ होता है जहां पर आप बिजनेस लाइन को टर्मिनेट कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो या एक्वायर कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट ऑपरेशन में बदलाव करोगे, तब आप रिक्लासिफिकेशन कर सकते हो। अब ज्यादा डीप नहीं जाएगा, अब हम रिक्लासिफिकेशन करना सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा रहे हो, जहां पर फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं। अब आप एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से एफबीटीपीएल में जाना चाहते हो, या फिर एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से एफबीटीओसीए में जाना चाहते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, हम इलस्ट्रेशन के साथ देखेंगे। जैसे कि हमें पता है एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में हम फेयर वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। तो बॉन्ड्स 1 लाख रुपीज का था, अब मैं एफबीटीपीएल पे जाना चाहता हूँ, और फेयर वैल्यू आज के रेट का 90,000 है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे फेयर वैल्यू में जाना है, क्योंकि एफबीटीपीएल में तो फेयर वैल्यू होता है।
तो पहले 1 लाख का बॉन्ड था। और फाइनेंशियल एसेट की बात करें, रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले एमोटाइज कॉस्ट मेथड में फाइनेंशियल एसेट था, डेबिट हुआ हुआ, उसे क्रेडिट करेंगे। अब एफबीटीपीएल में फाइनेंशियल एसेट को दिखाएंगे। तो अब देख सकते हैं, बॉन्ड्स पहले एमोटाइज कॉस्ट मेथड में डेबिट हुआ हुआ था, तो मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। मतलब ये फाइनेंशियल एसेट पुराना वाला एमोटाइज कॉस्ट वाला पहले डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया ये। इसके जगह में फाइनेंशियल एसेट हम एफबीटीपीएल वाला डेबिट करेंगे। अब किस में दिखाएंगे, वैल्यू को 90,000 फेयर वैल्यू में दिखाएंगे, क्योंकि एफबीटीपीएल में तो फेयर वैल्यू दिखता है, तो फेयर वैल्यू में दिखाएंगे 90,000, यानी पहले 1 लाख में दिख रहा था, अब 90,000 में फाइनेंशियल एसेट दिखेगा, तो फाइनेंशियल एसेट का वैल्यू गिरा, मतलब नुकसान, यानी नुकसान 10,000 रुपया पीएल में जाएगा। क्यों, क्योंकि हम एफबीटीपीएल पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर एमोटेस कॉस्ट से एफबीटीओसीए में जाओगे, तो सेम वही कहानी है, बॉन्ड्स एमोटेस कॉस्ट और क्रेडिट होगा, और बॉन्ड्स एफबीटीओसीआई डेबिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, वो पीएल में नहीं, ओसीआई में जाएगा, क्योंकि अब एमोटाइज से ओसीआई में जा रहे हो, यानी एमोटाइज से एफबीटीपीएल में जाओगे तो नुकसान को पीएल में दिखाओगे, और अगर एमोटाइज कॉस्ट से आप एफबीटीओसीआई में जाओगे तो नुकसान को हम ओसीआई में दिखाएंगे। बात खत्म। अब नेक्स्ट हम केस 3 की बात करेंगे, जहां पर हम पहले एफबीटीपीएल लगा रहे थे, अब एमोटाइज कॉस्ट मेथड लगाना चाहते हैं। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, रिक्लासिफिकेशन डेट में हम फेयर वैल्यू में ही मेजर करते हैं, और वही फेयर वैल्यू आपका नया कैरिंग अमाउंट होगा, और जो भी नुकसान होगा वो पीएल में जाएगा। क्यों, क्योंकि एफबीटीपीएल से एमोटाइज कॉस्ट में तो ऐसे भी नुकसान फायदा नहीं आता है क्या एफबीटीपीएल, तो एफबीटीपीएल के केस में पीएल होगा, है ना। आप ये समझ जाइए, यहाँ पर पीएल एफबीटीपीएल दिख रहा है, पीएल में गया था, यहाँ ओसीए दिख रहा है, ओसीए में गया था, यहाँ एमोटेस और एफबीटीपीएल में एफबीटीपीएल दिख रहा है, तो आपका नुकसान जो भी है वो कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, एमोटाइज कॉस्ट में और एफबीटीओसीए में हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है, क्योंकि हम हर साल उस पर इंटरेस्ट चढ़ाते हैं और इंस्टॉलमेंट माइनस करते हैं, पर एफबीटीपीएल में तो ऐसा करते नहीं, है ना। तो इसलिए यहां पर आपको इन केस ऑफ, अगर आप एफबीटीपीएल से अगर आप एमोटाइज कॉस्ट में जाओगे तो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी निकालना होगा, हालांकि एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, बॉन्ड्स 1 लाख रुपीज का था, एमोटाइज कॉस्ट में दिखाया हुआ था, आज का फेयर वैल्यू 90,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फेयर वैल्यू में मेजर करेंगे। तो पहले बॉन्ड्स आपका एफबीटीपीएल में दिख रहा था डेबिट, है ना, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, रिवर्सल करेंगे। अब दिखाना है किसमें, एमोटाइज कॉस्ट में, तो बॉन्ड्स एमोटाइज कॉस्ट डेबिट कर देंगे, है ना, यानी जो पहले था वो क्रेडिट हो गया, नया वाला डेबिट हो जाएगा, और जो लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन है वो कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। ये आपको समझना है, नुकसान पीएल में जाने वाला है यहाँ पर, ये हमने समझा। अब आगे हम देखते हैं, अगर मान लो आप एफबीटीपीएल से इस बार एमोटेस कर रहे थे, चलिए हम एक काम करते हैं, एफबीटीपीएल से एफबीटीओसीआई पहले बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने पहले एमोटाइज टू एफबीटीपीएल, एमोटाइज टू एफबीटीओसीआई डिस्कस कर लिया था। अब मैंने एफबीटीपीएल टू एमोटाइज बताया, जिसमें भी आप फेयर वैल्यू लोगे और जो भी फेयर वैल्यू चेंज होगा पीएल में जाएगा। अब अगर आप एफबीटीपीएल से एफबीटीओसीआई में भी जाओगे तो भी आपको फेयर वैल्यू में मेजर करना है, और ऑब्वियस सी बात है एफबीटीओसीआई में जाओ या एमोटेस कॉस्ट में जो आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना होता है, क्योंकि एफबीटीपीएल में एफबीटीपीएल के केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का यूज नहीं होता है। तो यहां पर भी हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने की बात की थी, यहां पर भी हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, ठीक है, और फेयर वैल्यू में मेजर होगा, और ध्यान रहे डिफरेंस पीएल में जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर आप एफबीटीपीएल से एमोटाइज में जाओगे, डिफरेंस पीएल में जाएगा, एफबीटीपीएल से एफबीटीओसीए में जाओगे, डिफरेंस पीएल में जाएगा। लॉजिक मैंने वो बड़ा रिवीजन वीडियो जो है ना 6 घंटा, वहां दिया, यहाँ नहीं दूंगा, यहाँ बस अब याद रख लीजिए एग्जाम के लिए। तो पीएल में जाएगा आपका 10,000 रुपीज, तो एकदम क्लियर है। देखिए, एमोटाइज टू एफबीटीपीएल एग्जाम में याद रहेगा पीएल, एमोटाइज टू एफबीटीओ से एग्जाम में याद रहेगा ओसीआई में जाएगा डिफरेंस। एफबीटीपीएल से एमोटाइज हो या एफबीटीपीएल से एफबीटीओसीआई हो, जब भी एफबीटीपीएल से एमोटाइज या ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे, आपका जो फेयर वैल्यू चेंज है, डिफरेंस है, नुकसान या फायदा है, वो पीएल में जाएगा। अब हमारा बचा दो चीज, एफबीटीओसीआई से एमोटाइज, एफबीटीओसीआई से एफबीटीपीएल, ये बचा हमारा। यहाँ पर बस हम एक अलग चीज करते, ध्यान रहे, एफबीटीओसीए से एमोटाइज कॉस्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पहले एफबीटीओसीए यूज हो रहा था, तो फेयर वैल्यू में था ही ऑलरेडी फिगर, है ना। तो हम मानते हैं कि फेयर वैल्यू में था, अगर नहीं भी था तो रिक्लासिफिकेशन डेट में पहले फेयर वैल्यू में लेके जाएंगे आपका जो भी फाइनेंशियल एसेट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जितना फेयर वैल्यू चेंज था वो कहाँ गया होगा, ओसीआई में गया होगा, है ना, जो भी फेयर वैल्यू चेंज था वो ओसीआई में गया होगा। तो ये क्या कहता है, जब आप एफबीटीओसीए से एमोटाइज कॉस्ट में जाओगे, तो जो भी आपका पहले का ओसीआई का बैलेंस है ना, उसको आप एडजस्ट कर दोगे फाइनेंशियल एसेट के साथ। मतलब ओसीआई डेबिट हुआ है तो ओसीआई को क्रेडिट करके फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर दो।
अगर ओसीआई आपका क्रेडिट हुआ है तो ओसीआई को डेबिट करके फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर दो, और इससे क्या होगा पता है, फाइनेंशियल एसेट जो है आपका एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में अपने आप आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए 1 लाख का बॉन्ड है, क्लासिफाइड रिक्लासिफाई किया, अब आप उसे अमोर्टाइज कॉस्ट में रिक्लासिफाई करना चाहते हो, फेयर वैल्यू 90,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख से पहले मैं 90,000 में जाऊंगा, है ना। तो जो भी 10,000 का नुकसान है वो ओसीए में जाएगा, ये लिखा हुआ भी 10,000 का नुकसान जो ओसीए में जाएगा, और मेरा बॉन्ड्स कितने का दिखेगा, 90,000 का दिखेगा। एग्रीड। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 10,000 का नुकसान जो ओसीए में डेबिट किया हुआ था, इसे ओसीए में क्रेडिट करके बॉन्ड्स को फिर से बढ़ा दूंगा, तो फिर से 1 लाख हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये बात है, पहले मैं क्या करूंगा, ओसीआई को डेबिट करके बॉन्ड्स को, यानी फाइनेंशियल एसेट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, 10,000 से कम कर दूंगा। ठीक है। अब बाद में ये फाइनेंशियल एसेट 90,000 में फेयर वैल्यू में दिखेगा, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको क्या करना है, जो आपका पुराना ओसीआई का बैलेंस है उसे एडजस्ट कर दो फाइनेंशियल एसेट के साथ, तो उल्टा कर देना है, तो फाइनेंशियल एसेट टू ओसीआई कर दूंगा मैं फिर से 10,000। तो अल्टीमेटली जो मेरा 90,000 का फाइनेंशियल एसेट था फिर से वो 1 लाख का बन जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पर वो एंट्री देखिए, यानी इन्होंने मान रखा है कि 10,000 पहले का आपने ऑलरेडी एंट्री पास किया हुआ है, तो 10,000 का जो नुकसान पहले डेबिट हुआ हुआ था वो ओसीआई में क्रेडिट कर दिया और फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा दिया, और अल्टीमेटली आपका बॉन्ड्स एमोर्टाइज कॉस्ट 1 लाख का फिर से दिखने लग गया, है ना। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन 41, ध्यान में रख लीजिएगा इसे। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 42 की बात करेंगे, ये भी एकदम सिंपल है, एफबीटीओसीए टू एफबीटीपीएल। तो यहां पर अब देखिए, जब ओसीआई से एफबीटीपीएल में आएगा तो पुराना जो ओसीआई का बैलेंस है वो पीएल में रिक्लासिफाई हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर क्यों नहीं हुआ, यहां पर एमोर्टाइज कॉस्ट में जा रहे हो, इसलिए ओसीआई को हमने एडजस्ट किया फाइनेंशियल एसेट के साथ, ताकि एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट आ जाए, और एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में तो कैरिंग अमाउंट ही रहता है स्टार्टिंग वाले, है ना, फेयर वैल्यू तो लेते नहीं है। इसलिए जब आप ओसीआई से एमोर्टाइज में जाओगे तो फेयर वैल्यू चेंज को एडजस्ट कर देना फाइनेंशियल एसेट के साथ, लेकिन जब आप ओसीआई से एफबीटीपीएल में जाओगे तो जो फेयर वैल्यू चेंज है वो कहां दिखाओगे, पीएल में दिखाओगे आप। तो यहां पर आप देखिए 90,000 का फेयर वैल्यू, तो जो 10,000 का फर्क है वो कहां जाएगा, पीएल में चला जाएगा, और आपका अल्टीमेटली फेयर वैल्यू में देखिएगा 90,000। यानी इसमें आपका वापस से एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट में आ गया, पर इसमें नहीं आएगा, इसमें बस ओसीआई से पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी पहले आपका जो ओसीआई में बैलेंस पड़ा हुआ था फेयर वैल्यू चेंज का वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा समझा ही दिया, पर अब इससे ज्यादा डिटेल नहीं जा सकते हम। तो फाइनेंशियल एसेट का बात कर लिया, रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट भी बात कर लिया, अब हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करेंगे। अब जैसे फाइनेंशियल एसेट में हमने एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, एफबीटीपीएल, एफबीटीओ से तीनों में से हम एक का सिलेक्शन करते हैं, वो भी बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करने के बाद। पर फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आप कभी भी एफबीटीओ से अकाउंटिंग नहीं करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है, और इक्विटी में भी नहीं करोगे आप, कभी भी नहीं करोगे आप। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आप क्या करोगे, एदर एमोर्टाइज, हमेशा जनरली एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ही होता है, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी है, हमेशा जनरली अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ही होता है। हाँ, लेकिन आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए हेल्ड कर रहे हो तब तो आप एफबीटी पे अकाउंटिंग कर सकते हो, या बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने देखा था ना कंटीजेंट कंसिडरेशन, और उसका फेयर वैल्यू बदलते रहता है, तो हम भी बदलते रहते हैं उसको, तो फेयर वैल्यू जब कंटीजेंट कंसिडरेशन में बदलेगा तो यहाँ पर भी एफबीटी पे करोगे। हाँ, और आप डेसिग्नेट कर सकते हो, जहां पर अकाउंटिंग मिसमैचेस का डिस्कशन में नहीं करूंगा, इलस्ट्रेशन 30 यूनिट 2 में पढ़ाया हुआ है, आप उसका ऑडियो ऐप में देख सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी से रिड्यूस होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट में ऐड होता है, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है, लेकिन एफबीटी पे अकाउंटिंग करोगे तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमेशा कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये मैंने आपको समझाया था, फिर भी आपको समझा देता हूँ, जैसे कन्वर्सन रहता है ना, कि कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस, वहां पर कन्वर्सन ऑप्शन रहता है। तो मैंने पहले ही बताया था, आपको चेक करना कन्वर्सन ऑप्शन किसके पास है। अगर मान लीजिए होल्डर के पास कन्वर्सन ऑप्शन है तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं, क्यों, क्योंकि होल्डर चाहेगा तो कन्वर्ट कराएगा ना, तो नहीं कराएगा। होल्डर क्या पता पैसे भी मांग सकता है, तो वैसे सिचुएशन में इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा। जब कन्वर्सन ऑप्शन इशूअर के पास होगा तो इंटरेस्ट तो हमें देना है, वो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा, पर प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि हमारा किसमें ज्यादा फायदा है, हमारा इक्विटी सेट देने में ज्यादा फायदा, तब तो हम उसे इक्विटी मान लेंगे। पर हमें लगता है कि भले हमारे पास कन्वर्सन का ऑप्शन है पर हमें फायदा नजर आ रहा है पैसे देने पर, तो ऐसा सिचुएशन में लाइबिलिटी भी क्लासिफाई हो सकता है। लेकिन जब मैंडेटरी कन्वर्सन होगा
तो मैंडेटरी कन्वर्सन में इंटरेस्ट वाला पार्ट अगर आपको पेमेंट देना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तब तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। लेकिन आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो कन्वर्ट होंगे क्या वो फिक्स्ड है। मैंने कहा था ना फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा तब तो इक्विटी है, लेकिन वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा तब फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। वो तो हमने पहले ही पढ़ा था, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट पास होना चाहिए, या फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप दोगे, नॉन डेरिवेटिव में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स दोगे तो इक्विटी होगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट पास होना चाहिए तभी इक्विटी होगा। तो इसलिए फिक्स शेयर्स में इक्विटी, वेरिएबल शेयर्स में लायबिलिटी। मतलब मैंडेटरी कन्वर्सन में भी लायबिलिटी हो सकता है अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स होगा तो ये हमने समझा यहाँ पर। एंड इक्विटी एकदम सिंपल है। इक्विटी में देखिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं होते, तो आपको अमोर्टाइज कॉस्ट, एफबीटी पे एफबीटी ओसीए के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत में जो पैसे मिलते हैं इक्विटी में डाल देते हैं, बात खत्म। तो इनिशियल मेजरमेंट क्या होगा, नेट आपको कितना पैसा मिला। नेट मतलब मान लीजिए 5 लाख रुपए मिले, 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन के खर्चे लगे, तो 4,90,000 रुपीज बैंक में पैसा है, उतने का इक्विटी दिखा दो और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं करना है। यानी ध्यान दें, मैं ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की बात नहीं कर रहा, वो तो फाइनेंशियल एसेट था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। मैं बात करूं जब हम पैसे ले रहे और हमें चुकाना नहीं है ना, यहाँ पर इक्विटी की बात हो रही है, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी और इक्विटी वाला इक्विटी है। तो इक्विटी में अगर आप पैसे लोगे तो जो भी पैसे आपको ये कभी ऐसे भी लौटाने नहीं है, तो ये इक्विटी में सारे चले जाएंगे और बाद में इक्विटी का रीमेजरमेंट भी नहीं होगा। ये एकदम सिंपल है इक्विटी में। यानी इक्विटी में इनिशियल मेजरमेंट ही होता है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं होता है। पर हाँ, लाइबिलिटी में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट का आपका इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है, तो इंटरेस्ट आप ऐड ऑन करोगे लाइबिलिटी में। इंटरेस्ट लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, इंस्टॉलमेंट लाइबिलिटी को माइनस करेगा। एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड मैंने सिखाया हुआ है। एफबीटी पहले अकाउंटिंग में फेयर वैल्यू चेंज भी कंसिडर करोगे। तो लाइबिलिटी में तो आपका रीमेजरमेंट वगैरह होता है, बट इक्विटी में रीमेजरमेंट कभी नहीं होगा। तो चलिए, ये भी हमने समझ लिया पूरा अच्छी तरीके से। सो आई होप फाइनेंशियल एसेट का अकाउंटिंग, फाइनेंशियल लाइबिलिटी का अकाउंटिंग सेम एज फाइनेंशियल एसेट का अकाउंटिंग ही है। बस वो इंटरेस्ट इनकम था, पीएल में जा रहा था, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पीएल में जाएगा। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में एफबीटीओसीए का कोई नाम नहीं है। यानी एफबीटीओसीए सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में ही होता है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी में नहीं होता। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में वो फाइनेंशियल एसेट ही है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और इक्विटी अलग है। ये इक्विटी इक्विटी है जहां पर मैंने पैसे लिए हैं। क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर सकते हैं डेरिवेटिव्स एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। चलिए, डेरिवेटिव्स एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव्स में पहले डेरिवेटिव्स का मतलब समझते हैं। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसे हम सट्टा की जैसे कह सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपके साथ सट्टा लगाया, मैंने आपको कहा कि मैं आपसे आज से 3 महीने के बाद रिलायंस का शेयर खरीदूंगा 1500 रुपीज में। तो मैंने सट्टा लगा लिया कि 1500 रुपीज में रिलायंस का शेयर खरीदूंगा। तो क्या आज मैं आपको कोई पैसा दे रहा हूँ? नहीं। क्या आप मुझे आज कोई पैसा दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। यानी आज की डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रहा मेरा। और ये सेटलमेंट कब होगा? फ्यूचर डेट में होगा, 3 महीने के बाद होगा। 3 महीने के बाद हमें देखना है कि क्या मार्केट प्राइस है। तो मतलब कहने का मतलब, मैंने आज आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपसे रिलायंस का शेयर खरीदूंगा 1500 रुपीज में। अब 3 महीने के बाद रिलायंस का शेयर बढ़ भी सकता है प्राइस, और प्राइस घट भी सकता है। मान लीजिए 3 महीने के बाद रिलायंस का शेयर का प्राइस हो गया 1600 रुपीज। तो मैंने तो 15 रेट में बाई करने का सौदा किया हुआ है, तो 100 रुपीज मेरा फायदा हो गया है ना। तो यहाँ पर 100 रुपीज में हम सेटलमेंट भी कर सकते हैं, तो मेरे लिए 100 रुपीज फायदा हो जाएगा। और या फिर जैसे मैंने एक एग्जांपल भी पहले करवाया था, 31 मार्च को भी हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि पोटेंशियली फेवरेबल है या नहीं। तो पोटेंशियली फेवरेबल है तो मेरे लिए डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। अगर पोटेंशियली अनफेवरेबल है, मतलब मान लीजिए 14 रेट हो गया, तो मेरे लिए डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि डेरिवेटिव्स हम बहुत प्रकार का कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट्स में हम सट्टा खेल सकते हैं, किसी के गोल्ड वगैरह के प्राइस में चेंज, उसमें भी प्राइस चेंज होता है, उसमें हम सट्टा खेल सकते हैं, आप देख सकते हो। हम फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में सट्टा खेल सकते हैं, शेयर प्राइस में सट्टा खेल सकते हैं। और मैंने जो रेगुलर वीडियोस था रिवीजन वाला, उसमें एग्जांपल लिया था विराट कोहली का सेंचुरी पे, हम उस पे भी सट्टा खेल सकते हैं कि विराट कोहली सेंचुरी मारेगा या नहीं मारेगा। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, कमोडिटी फ्यूचर वगैरह वगैरह में हम सट्टा खेल सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स कब होते हैं? डेरिवेटिव्स के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना होता है। एक तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया उसका वैल्यू चेंज होगा इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने शेयर प्राइस में आपके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, तो शेयर प्राइस यहाँ पर अंडरलाइन है, वो अंडरलाइन एसेट या लाइबिलिटी की बात नहीं हो रही, अंडरलाइन आइटम है ना शेयर प्राइस। अब शेयर का प्राइस एक अंडरलाइन आइटम है रिलायंस का, वो चेंज होगा तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी चेंज होगा, क्योंकि हमने शेयर को अंडरलाइन बना के सट्टा खेला है। मान लीजिए मैंने गोल्ड के प्राइस में सट्टा खेला, तो गोल्ड का प्राइस अंडरलाइन है। मान लीजिए मैंने विराट कोहली के सेंचुरी मारने या ना मारने पर सट्टा खेला, तो विराट कोहली यहाँ पर अंडरलाइन हो जाएगा।
तो यहां पर अंडरलाइंग के प्राइस में चेंज होने पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना के बराबर लगते हैं, थोड़ा बहुत प्रीमियम वगैरह लगता है, जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में हम देखते हैं। यानी मान लीजिए कि मैं मुझे लग रहा है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आज 15 रेट है, मुझे लग रहा है बाद में 2000 तक जाएगा। तो एक तो मैं काम कर सकता हूँ, 1500 रुपीज देके रिलायंस का शेयर खरीद लूँ, और जब 3 महीने के बाद 2000 हो जाएगा तो 2000 में बेच के 500 रुपए कमा लूंगा। पर वहां पर तो मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट गया है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गया मेरा, तो वो सट्टा नहीं है। इसलिए यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है, प्रीमियम वगैरह दिया बात अलग है, वो सट्टा नहीं है। मैंने रिलायंस का शेयर पे ऑप्शन खरीद लिया, रिलायंस का शेयर पे मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो सट्टा है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला, या हल्का फुल्का लाइट है प्रीमियम के हिसाब से कुछ लगेगा, और ये फ्यूचर डेट में सेटल होगा, 3 महीने के बाद ही सेटलमेंट होगा, है ना, और उसका वैल्यू भी चेंज होगा, रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब हम उसे डेरिवेटिव कहते हैं। चलिए, ये हमने समझ लिया। अब आगे आप देखिए, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, हमेशा आप ये ध्यान में रखिएगा कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट पे हमेशा एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही होते हैं। आपने कहां पर क्या अकाउंटिंग क्या मैटर नहीं करता है, आप हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि डेरिवेटिव के केस में आप हमेशा एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही करोगे, दूसरा अकाउंटिंग आप नहीं करोगे। और हमने पढ़ा भी था एफबीटीओ से और एमोटेस कॉस्ट मेथड के लिए, हमने क्या पढ़ा था कि वो सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट है, यानी उसमें कन्वर्टिबल ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए, वो सोनली पेमेंट करेगा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट वो भी स्पेसिफाइड डेट में, तभी हम एमोटेस कॉस्ट या एफबीटीओ से लगा सकते हैं। अदर केसेस में एफबीटीपीएल, अब डेरिवेटिव में तो ऐसा होगा नहीं सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, इसलिए मान लीजिए कोई नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी डेरिवेटिव्स अटैच है ना, तो वहां पर भी हम एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही करेंगे और दूसरा नहीं कर सकते कुछ भी। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, डेरिवेटिव में एक कंडी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने विराट कोहली से ही सट्टा लगा लिया, मैंने विराट कोहली को कह दिया कि तू अगर इस मैच में सेंचुरी मारेगा तो मैं तुझे 1000 करोड़ दूंगा, और अगर तू नहीं मारेगा तो तू मुझे 1000 करोड़ रुपीज देगा। तो वहां पर तो विराट कोहली खुद ही लग गया, तब तो वो कि जी जान लगा के सेंचुरी मारेगा, है ना। तो यहाँ पर जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दो पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल की यहाँ पर जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल वेरिएबल जनरली मार्केट डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने शेयर के प्राइस में सट्टा लगाया, रिलायंस के शेयर के प्राइस में अंबानी जी से सट्टा लगा लिया, तो अंबानी जी के कंट्रोल में नहीं रिलायंस का शेयर प्राइस, है ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल वेरिएबल है। क्योंकि फाइनेंशियल वेरिएबल जैसे कि फाइनेंशियल आइटम जैसे शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह वो मार्केट डिसाइड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अंबानी जी का एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, मैं कह रहा हूं कि इसका रेसिडुअल वैल्यू में मैंने सट्टा लगाया, तो अंबानी जी उसको तोड़ फोड़ के उसका वैल्यू बदल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना, अब ज्यादा डीप नहीं जा सकते हम अभी, आपको हमने रिवीजन वीडियोस में अच्छे से पढ़ा हुआ है। नॉन फाइनेंशियल वेरिएबल अगर वो है और वो स्पेसिफिक टू वन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर है, तो ऐसा सिचुएशन में वो डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा। जैसे मान लीजिए फायर जो कि डैमेज कर दिया एक एसेट, किसी भी एक पार्टी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टी है उसका एसेट को वो खुद ही आग लगा के डैमेज करवा देगा, है ना। या फिर रेसिडुअल वैल्यू का जो मैंने एग्जांपल लिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ज्यादा इस पे डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे एक और नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो भी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपसे सौदा किया है कि मैं आपसे शेयर्स खरीदूंगा आज से 3 महीने के बाद, तो शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना इस फाइनेंशियल, क्योंकि शेयर्स फाइनेंशियल आइटम है, या डिबेंचर्स फाइनेंशियल आइटम है। तो इसमें अगर मैं फ्यूचर में नेट बेसिस में सेटलमेंट करूं या डिलीवरी बेसिस में करूं, वो आपका डेरिवेटिव ही होगा, चाहे वो नेट सेटलमेंट हो या फिर डिलीवरी हो। लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मान लीजिए मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे आईफोन खरीदूंगा 50,000 रुपया करके, 10 पीस आईफोन खरीदूंगा 6 महीने के बाद, तो आईफोन आपका नॉन फाइनेंशियल आइटम है ना। तो यहां पर अगर आईफोन रियल में 6 महीने के बाद हम आईफोन की डिलीवरी होगी नहीं, हम सेटल नेट करेंगे, तब तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन रियल में डिलीवरी अगर होनी है, तब वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। यानी आपको ये समझना है, यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, जगाती लिमिटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है टू परचेज 5000 आईफोन फॉर ₹70,000 पर पीस आफ्टर 6 मंथ्स। अब मान लीजिए रियल में फ्यूचर में आईफोन की डिलीवरी होना है, तब तो फिर ये सट्टा नहीं है, ये तो बिजनेस कर है कि फ्यूचर में खरीदेंगे, रियल में डिलीवरी लेंगे, वो भी नॉन फाइनेंशियल आइटम है आईफोन। तो अगर रियल में डिलीवरी होना है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, जो कि इंडस 37 में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर ये सेटलमेंट नेट होगा, तब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन जो फाइनेंशियल आइटम है उसमें सेटलमेंट हो या डिलीवरी हो, वो हमेशा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, ये बस आपको दिमाग में रखना है।
और हमने सेटलमेंट इन ऑन इक्विटी सेट्स में हमने पढ़ा ही था, डेरिवेटिव्स अगर लाइबिलिटी क्लासिफाई कब होगा, जब फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट पास नहीं होता है, फेल हो जाता है। लेकिन जब फिक्स फॉर फिक्स टेस्ट पास हो जाता है तब वो डेरिवेटिव्स क्लासिफाई हो जाता है एज इक्विटी। और मैंने जो मेन रिवीजन वीडियो था उसमें सारे एग्जांपल्स ये सब डिस्कस कराए थे, सारी चीजों का 6 घंटे का वीडियो था, वहां पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। मैं एग्री करता हूँ यहाँ पर 1 1.5 घंटे के अंदर मुझे फटाफट पढ़ाना है, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी। अब आगे, प्रीपेड प्री इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन भी है आपका यूनिट 4 में, इलस्ट्रेशन 1 2। अब ये ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने स्वैपिंग किया कि मैं आपको वेरिएबल इंटरेस्ट रेट दूंगा, जैसे लाइबोर माइबोर का रेट्स में चेंज होते रहता है, और आप मुझे फिक्स रेट दोगे मान लीजिए 10%। हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे हर 3 महीने में 10% इंटरेस्ट दोगे, और मैं आपको हर 3 महीने में लाइबोर का रेट दूंगा, मतलब मैं आपको वेरिएबल दूंगा। अब मैंने क्या कि जो मुझे वेरिएबल देना है हर 3 महीने का, उसका मैंने प्री पेमेंट आज ही कर दिया, मतलब मुझे फ्यूचर में देने नहीं, आज के रेट के हिसाब से मैंने प्री पेमेंट कर दिया पूरा। तो अगर मैं प्री पेमेंट कर दूंगा वेरिएबल का, तो फ्यूचर में तो वेरिएबल मुझे देना नहीं पड़ेगा, और आपसे मुझे फ्यूचर में क्या मिलेगा, फिक्स। तो यहाँ पर तो वेरिएबिलिटी रहा ही नहीं, यहाँ पर तो अंडरलाइन के चेंज के रेस्पॉन्स में कुछ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि लाइबोर चेंज होने पर भी मुझे आपको देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल मुझे देना और मैंने प्री पेमेंट कर दिया, है ना। तो वही लिखा हुआ है, इफ एंटिटी प्रीपेस इट्स ऑब्लिगेशन अंडर वेरिएबल लाइक एट इंसेप्शन and receive fixed interest payments every year, then it will not be considered derivative contract। क्यों, द रीजन क्या है, इट्स वैल्यू डस नॉट चेंज ड्यू टू अंडरलाइन, बिकॉज एंटिटी ने वेरिएबिलिटी को तो मिटिगेट कर दिया, क्योंकि वेरिएबल का पेमेंट तो प्रीपेड हो गया है ना। तो यहां पर आपका ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको फिक्स दूंगा और आप मुझे वेरिएबल दोगे, और मैंने फिक्स का प्रीपेमेंट कर दिया, तो फिक्स का प्रीपेमेंट कर दिया तो क्या हुआ, फ्यूचर में मुझे वेरिएबल मिलेगा, और फ्यूचर में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो फ्यूचर डिसाइड करेगा, यानी फ्यूचर में वेरिएबिलिटी है ना। तो फ्यूचर में लाइबोर का रेट चेंज होगा तो मुझे कम या ज्यादा मिल सकता है, तो इट्स वैल्यू चेंज इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अंडरलाइन, और ये सेटल होगा फ्यूचर डेट पे, और इसमें इन्वेस्टमेंट तो ऐसा भी कुछ ज्यादा लगना नहीं है। तो यहां पर आपको ये समझना है, अगर मैं प्रीपेमेंट कर दूंगा वेरिएबल का और रिसीव होगा फिक्स, तब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रीपेमेंट कर दूंगा फिक्स का और रिसीव होगा वेरिएबल, तब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे एम्बेडेड डेरिवेटिव्स। मैं एग्री करता हूं, फटाफट जा रहे हैं हम, जितना हो सके मैं जो मुझे समझाना समझा रहा हूं, फटाफट जा रहे, एग्जाम ओरिएंटेड है ना। आगे एम्बेडेड डेरिवेटिव फटाफट डिस्कस करते हैं, चलिए। सो हमने नॉन डेरिवेटिव्स भी समझा हुआ, नॉन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे डिबेंचर्स इशू करना है ना, बॉन्ड्स वगैरह इशू करना, ये सब नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, जहां पर अगर उसके डेफिनेशन को मीट करेगा, जैसे किसी अंडरलाइन पे बेस है ना, और वो फ्यूचर डेट पे सेटल्ड होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है या फिर लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर कभी कभी कहते हैं क्या होता है, कभी कभी एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अटैच हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पेन चिपक गया, तो मैं क्या बोलूंगा पता है, मेरे हाथ में पेन जो है वो एम्बेड हो गया। या फिर आपकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा ही चिपकती है, तो आप बोलते हो ना कि ये इसकी गर्लफ्रेंड देखो ना, कुछ ज्यादा ही चिपकती रहती है, एनी टाइम साथ रहती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड एम्बेडेड है ना, एम्बेडेड गर्लफ्रेंड नाम दे देंगे। वैसे ही यहाँ पर हम कह रहे हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव, यानी एम्बेडेड डेरिवेटिव का मतलब ये कि नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक डेरिवेटिव एम्बेड हो चुका है। वो कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, एंटिटी एक्स ने बॉन्ड इशू किया है, तो बॉन्ड इशू करके पैसे लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो बॉन्ड इशू करना इस व्हाट, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब बॉन्ड इशू करेंगे तो बदले में उसे इंटरेस्ट देंगे हर साल, है ना, कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देंगे और प्रिंसिपल देंगे, तो वो सिंपल प्लेन नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कूपन कूपन यानी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है, वो डिपेंड करेगा ऑन द प्राइस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करेगा। मतलब बॉन्ड इशू करना है तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देंगे वो फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, वो इंडेक्स्ड है विद द प्राइस ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड यहाँ पर अंडरलाइंग है ना। गोल्ड का प्राइस चेंज होगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो गोल्ड यहाँ पर क्या है, अंडरलाइंग, और ये फ्यूचर डेट में सेटल्ड होगा, क्योंकि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे कूपन अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट भी बदलती जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अटैच है। अब आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर बॉन्ड मैंने जो इशू किया है उसके लिए मैंने पैसे लिए, थोड़े ना ये आपका गोल्ड के लिए मैंने कोई पैसे दिए होंगे। हाँ, इसमें हल्का फुल्का कुछ प्रीमियम ऐड हुआ होगा, अलग बात है। तो अल्टीमेटली इससे पता चलता है डेफिनेशन तो मीट हो रहा है, और इसके अंदर क्या है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी है। और जो जबकि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल गोल्ड में अटैच है ना, गोल्ड के प्राइस में अटैच है, तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मतलब इसे हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मतलब इसमें दो चीजें, एक तो बॉन्ड इशू करना
जो कि नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा जो पेमेंट्स है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये जो गोल्ड प्राइस से लिंक है, इसे हम एम्बेडेड डेरिवेटिव कहते हैं। मैं बस अभी आपको डिफरेंशिएट करना समझा रहा हूँ कि हम एम्बेडेड और नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो ये एम्बेडेड डेरिवेटिव है उसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एंटिटी एक्स ने इशू किया कन्वर्टिबल डिवेंचर। मतलब मैंने डिबेंचर, अगर मैं प्लेन डिबेंचर इशू करूंगा तब तो वो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। पर कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने का मतलब क्या? मतलब ये है कि डिबेंचर्स बाद में कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू शेयर्स। तो आप सोचिए, जब शेयर का प्राइस बदलेगा तो उसके साथ साथ डिबेंचर का प्राइस भी तो बदलेगा। तो यहाँ पर डिबेंचर का वैल्यू कैन चेंज इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन द अंडरलाइंग, दैट इज व्हाट, इक्विटी शेयर, है ना। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर जो का प्राइस जो है वो अंडरलाइंग है, और वो चेंज होगा तो डिबेंचर का प्राइस भी चेंज होगा, वैल्यू भी चेंज होगा। तो यहाँ पर प्लेन डिबेंचर्स जो इसके अंदर है वो तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें जो कन्वर्सन फीचर दिया हुआ है ये क्या है, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये हमने समझा यहाँ पर, है ना। तो ये भी क्या, एक एम्बेडेड डेरिवेटिव का केस है। आगे और भी कुछ कुछ डिस्कस करना है, पहले एग्जांपल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक और एग्जांपल। पीक्यूआर ने बोरो किया 100 करोड़ सीएचएफ डी बैंक से। तो बोरो करना इज नॉट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, बोरो किया 100 करोड़, बोरो किया बदले में डिबेंचर, लोन नोट्स या कुछ भी इशू किया होगा, है ना। तो ये नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन लोन इंक्लूड करता है प्री पेमेंट ऑप्शन टू प्रीपे लोन बिफोर मैच्योरिटी। अब सोचिए ना, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको प्री पेमेंट करके बाहर निकल जाऊंगा, मार्केट से सस्ते दाम में ले लूंगा। तो यहाँ पर जो डेट इंस्ट्रूमेंट है ये तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो प्री पेमेंट ऑप्शन है ना, मेरे पास एक अधिकार है, एक ऑप्शन है कि मैं जब चाहूं मैं क्या करूंगा, पुट बैक कर दूंगा। मैं बोलूंगा तू तेरा पैसा ले जा, उसे पैसे वापस से दे दूंगा, है ना, और मार्केट से सस्ते दाम में ले लूंगा। तो ये प्री पेमेंट ऑप्शन जो है ये क्या है, एम्बेडेड डेरिवेटिव हो गया। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कंपनी पीक्यूआर ने फर्नीचर सेल किया कंपनी एक्स वाई जेड को डॉलर में, और मान लीजिए डॉलर फ्यूचर डेट में पेमेंट होगा। तो आप दोनों इंडिया में रहते हो, ये कंपनी पीक्यूआर भी समझ लीजिए इंडिया में रहता है, और एक्स वाई जेड भी इंडिया में रहता है। तो भाई जब फर्नीचर बेच रहे हो तो रुपया में बेचो ना। तो आप जो फर्नीचर बेच रहे हो ये तो नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका प्राइसिंग डॉलर में कर दिया, मतलब अब डॉलर का वैल्यू चेंज होगा तो ओवरऑल प्राइस में भी इफेक्ट आएगा। तो इसका जो प्राइसिंग डॉलर में कर दिया ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, द हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट इज द एंटायर सेल कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड इन यूएस डॉलर। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या, रुपी सेल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और जो डॉलर का जो फॉरवर्ड रेट यहाँ पर है क्योंकि डॉलर में सेटल होगा, ये एम्बेडेड डेरिवेटिव है। और इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन 14 या इलस्ट्रेशन 16 भी है जो कि आप आगे पढ़ोगे, मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा आपको। मैं वो फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, एंड वो क्वेश्चन आप जरूर से कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव जो एम्बेडेड रहता है। चलिए, अब हम ये सीखेंगे, हमने तो ये समझ लिया कि एम्बेडेड डेरिवेटिव होता है, बहुत सारे होस्टेड नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एम्बेडेड डेरिवेटिव अटैच रहता है। तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो दो चीज हो गया, एक तो नॉन डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एम्बेडेड डेरिवेटिव है। तो क्या हम उसे सेपरेट करें या ना करें, मतलब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉन डेरिवेटिव, क्या उसमें से एम्बेडेड डेरिवेटिव को सेपरेट करना है या नहीं करना, ये हमें भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हर सिचुएशन में सेपरेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ सिचुएशन में ही हम सेपरेशन करते हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल एसेट की बात करूं तो फाइनेंशियल एसेट में तो सेपरेशन की जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कि फाइनेंशियल एसेट में सेपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल एसेट में हम क्या क्या लगाते हैं। एमोटेस कॉस्ट मेथड, एफबीटीपीएल, एफबीटीओसी। एमोटेस कॉस्ट मेथड और एफबीटीओसी तभी लगता है जब वो सोनली पेमेंट करता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, यानी उसके अंदर और कोई भी तीसरा फीचर नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए किसी भी नॉन डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अटैच है, तो मतलब वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट को पास ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो कहता है सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर तो और एक्स्ट्रा फीचर भी है। तो ऐसा सिचुएशन में उसमें एमोटाइज कॉस्ट और एफबीटीओसी है तो ऐसे भी नहीं लगेगा। उसमें लगेगा क्या, एफबीटीपीएल। और डेरिवेटिव में क्या लगता है, एफबीटीपीएल लगता है। तो मतलब हमें जो पता चला कि नॉन डेरिवेटिव में हमें ये पता चला कि आपका एमोटेस कॉस्ट भी लग सकता है, एफबीटीओसीआई भी लग सकता है, एफबीटीपीएल भी लग सकता है। और ध्यान रहे, मैंने अगर नहीं बताया तो फिर से बता दे रहा हूं, डेरिवेटिव में हमेशा एफबीटीपीएल ही लगता है। तो हमें पता है कि फाइनेंशियल एसेट में
अगर उसमें तीसरा फीचर आया, डेरिवेटिव अगर अटैच हुआ, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट पास नहीं करेगा, क्योंकि वो सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें लगेगा क्या, एफबीटीपीएल। और डेरिवेटिव में तो ऐसे भी एफबीटीपीएल लगना है, तो काहे का सेपरेशन करना, पूरा एंटायर कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करो, एफबीटी पे लगा दो। तो इसलिए कहा गया कि फाइनेंशियल एसेट के केस में आपको सेपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कभी भी उसमें डेरिवेटिव अटैच रहेगा, वो ऐसे भी एफबीटीपीएल में अकाउंटिंग होगा पूरा, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे भी एफबीटीपीएल में अकाउंटिंग होता है। अब लेकिन फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की बात करें, तो वहां पर हो सकता है माइट भी हमें सेपरेट करना पड़े। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल लायबिलिटी में एमोर्टाइज कॉस्ट भी होता है, एफबीटीपीएल भी होता है। अब मान लीजिए कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसका आप एफबीटीपीएल अकाउंटिंग कर रहे हो, क्योंकि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या फिर वो कंटीजेंट कंसिडरेशन इंडेक्स 103 वाला केस है। आप अगर एफबीटीपीएल अकाउंटिंग कर रहे हो और डेरिवेटिव में एफबीटीपीएल अकाउंटिंग ही होना है, तो भैया सेपरेट क्यों करना है। तो स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट को आप अगर मेजर कर रहे हो एफबीटीपीएल में, तो ऐसा सिचुएशन में सेपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब हमें सेपरेट तभी करना है जब नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपका एफबीटीपीएल में मेजर नहीं होगा, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता है वो हमेशा एफबीटीपीएल में ही मेजर होता है। तो जैसे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी मान लीजिए एमोटेस कॉस्ट में मेजर होना है, और आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है एफबीटीपीएल में सिर्फ मेजर होता है, तो वहां पर हमें सेपरेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको समझना है कब कब सेपरेट नहीं करेंगे, पहले मैं ये बता देता हूँ। एक तो फाइनेंशियल एसेट के केस में सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही एफबीटीपीएल में मेजर हो रहा है, तो भी सेपरेट नहीं करना। और तीसरा, जब इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क यानी फीचर्स और रिस्क है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एम्बेडेड डेरिवेटिव दोनों का सेम, जब फीचर और रिस्क दोनों का सेम ही है, तब तो फिर दोनों एफबीटीपीएल में करो ना, दोनों एक साथ साथ ही चलेंगे। तो फिर आपको सेपरेशन करने की क्यों जरूरत है, आप एक साथ ही कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे मैंने एग्जांपल भी एक दो मैं फटाफट समझा दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम यहाँ पर, है ना। जैसे कि मान लीजिए एंटिटी एक्स ने रिडीमेबल फिक्स इंटरेस्ट रेट डिबेंचर इशू किया, तो रिडीमेबल फिक्स इंटरेस्ट रेट डिबेंचर इशू किया, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। इसे मान लीजिए एमोटाइज कॉस्ट मेथड में मेजर करेंगे, मान लीजिए। अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है, वो इंडेक्स है टू द वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो आप समझिए, डिबेंचर जो है इसका वैल्यू मार्केट के इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। मार्केट का इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो डिबेंचर का वैल्यू भी बदलेगा। लेकिन जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट नहीं, वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये, फीचर्स और रिस्क यानी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क, डेट इंस्ट्रूमेंट का डिबेंचर का अलग होता है, इक्विटी का अलग होता है, तो मतलब ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर ऐसे सिचुएशन में, इस एग्जांपल में ऐसे सिचुएशन में, अगर मैं डिबेंचर को एमोटाइज कॉस्ट मेथड में मेजर करूंगा, और तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं सेपरेट करके देखूंगा कि यहां पर इसका नॉ, अगर मान लीजिए प्लेन डिबेंचर होता तो उसका क्या वैल्यू होता, उसे सेपरेट करूंगा और डेरिवेटिव को सेपरेट करूंगा। लेकिन अगर आप डिबेंचर को एफबीटीपीएल में मेजर कर रहे हो, तब तो आपको सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव तो ऐसे भी एफबीटीपीएल में मेजर होगा। तो खैर, हमने यहाँ पर ये समझा कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है, और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यानी रिडीमेबल फिक्स इंटरेस्ट रेट डिबेंचर अलग से सेपरेट किया जाएगा, और इसका जो इंडेक्स हुआ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसका वैल्यू अलग से सेपरेट करके सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग होगा, सेपरेट सेपरेट अकाउंटिंग होगा। अब आगे एक और बात करते हैं। मान लीजिए लीज कॉन्ट्रैक्ट है, लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन टू इंडियन कंपनीज ऑफ एन एसेट। एक एसेट का लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो कंपनीज के बीच में, दोनों कंपनी इंडिया में रहती है। उसमें कंटिजेंट लीज रेंटल्स भी है, जो कि डिपेंडेंट है अपन यूएस इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब देखिए, अगर इंडिया का इन्फ्लेशन इंडेक्स होता, तब तो हम कहते क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि इन्फ्लेशन में उतार चढ़ाव आएगा इंडिया का, तो इंडिया का एसेट में भी उतार चढ़ाव आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सभी चीज का प्राइस भी तो चेंज होगा, है ना। लेकिन यूएस का इन्फ्लेशन से इंडिया का एसेट का क्या ताल्लुक, वो तो अलग अलग हो गया, है ना। यहाँ पर इंडिया होता तो बात अलग है। तुम यहाँ पर ये कह सकते हैं नॉट क्लोजली रिलेटेड। क्यों? क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन दिया होगा, और हम यहां पर भी क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। यानी कुल मिला के मैंने पूरा समझा दिया, एम्बेडेड डेरिवेटिव का मतलब भी समझा दिया मैंने आपको, और सेपरेट कब करना है कब नहीं ये भी बता दिया। फाइनेंशियल एसेट में सेपरेट नहीं करोगे, अगर एफबीटीपीएल में पूरा मेजर होना है तो भी सेपरेट मत कीजिए। और तीसरा, अगर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क सेम है तो भी सेपरेट मत कीजिए। लेकिन अगर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एम्बेडेड डेरिवेटिव का अलग अलग है, सेम नहीं है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तब आपको सेपरेशन करना है। चलिए, तो हमने ये भी समझा। अब आगे इलस्ट्रेशन 14, जो मेरा 6 घंटे का रिवीजन वीडियो है ना, जहां पर डिटेल में अच्छे से रिवाइज करा है मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इलस्ट्रेशन 14, उसमें लास्ट स्लाइड में आप देखिएगा, इलस्ट्रेशन 14 का वीडियो उसी के अंदर है।
6 घंटे वाला मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उससे वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वीडियो मैं 1 घंटा 1.5 घंटे का रख रहा हूँ, ज्यादा बड़ा रख नहीं रहा मैं, तो यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो आधा घंटा और ले लेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। वो वीडियो वहां पर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन हम कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और है ना, ताकि हमारा थोड़ा क्लैरिटी हो जाए थ्योरी में, ताकि इलस्ट्रेशन 14 आपको आसान लगे। देखिए, फॉरेन करेंसी एम्बेडेड डेरिवेटिव में यहाँ पर भी हम कुछ कुछ सिचुएशन में मानते हैं कि वो क्लोजली रिलेटेड है, और अगर क्लोजली रिलेटेड होगा तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कभी कभी हमारी मजबूरी हो जाती है, हमें मजबूरी में फॉरेन करेंसी को एम्बेड करना होता है। वो मजबूरी कैसी है? जैसे मान लीजिए मैं इंडियन हूँ और आप यूएस के निवासी हो, और मैंने आपको मान लीजिए गुड्स सेल करने का वादा किया। मैंने आपको कहा कि मैं आपको मोबाइल फोन बेचूंगा बेचूंगा 5,000 पीस। अब मेरा फंक्शनल करेंसी रुपी है, आपका फंक्शनल करेंसी डॉलर है। ऑब्वियस सी बात है, हमें रुपी या डॉलर दोनों में से किसी एक करेंसी में तो ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की अलग अलग करेंसी है। हाँ, अगर हम दोनों पाउंड में करें मतलब हम डेरिवेटिव डाल रहे हैं उसमें। लेकिन अगर हम रुपया या डॉलर ये दो में से कोई करेंसी का यूज करें, मतलब वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि आपका फंक्शनल करेंसी डॉलर है, मेरा फंक्शनल करेंसी रुपी है। तो वही कहा गया, अगर पेमेंट जो है वो डिनोमिनेट हो रहा है किसी एक पार्टी का फंक्शनल करेंसी में, तब तो ये मजबूरी है, तब कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ए लिमिटेड का फंक्शनल करेंसी रुपी है, बी लिमिटेड का फंक्शनल करेंसी डॉलर है, और पेमेंट डॉलर में होना है। अगर पेमेंट रुपया या डॉलर में होना है, तब तो फिर किसी एक पार्टी का फंक्शनल करेंसी यूज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजली रिलेटेड मानते हुए हम इसे नहीं मानेंगे, हम इसे सेपरेशन नहीं करेंगे। सेपरेशन करने की जरूरत नहीं, क्लोजली रिलेटेड मान लेना। लेकिन अगर मान लीजिए एक जन का रुपया एक जन का डॉलर है, मगर ये पाउंड में कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, मतलब तो वो क्लोजली रिलेटेड नहीं माना जाएगा। दूसरा, जैसे ऑयल वगैरह के केस में हम देखते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑयल वगैरह के केस में डॉलर में ही ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए मैं जापान के साथ भी कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, या फिर दुबई में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, हम दोनों की फंक्शनल करेंसी डॉलर नहीं है, पर फिर भी मजबूरी में हमें डॉलर में करना होता है, क्योंकि जनरली रूटीनली डॉलर में ही ट्रांजेक्शन होता है कुछ कुछ आइटम्स में। तो ये भी मजबूरी है, क्योंकि देश में कानून ऐसे बने हुए हैं पूरे वर्ल्ड में कि मजबूरी है कि मैं डॉलर में ट्रांजेक्शन करना होता है। मतलब मजबूरी का ना महात्मा गांधी, और वो क्लोजली रिलेटेड है। जहां जब मजबूरी में आप कर रहे हो वो क्लोजली रिलेटेड है, वहां पर सेपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। और मान लीजिए किसी किसी जगह में उन लोगों की करेंसी स्टेबल नहीं है, और वो किसी स्टेबल करेंसी या लिक्विड करेंसी का यूज करते हैं, और वहां पर लोकली वही करेंसी यूज होती है, तो वो भी एक मजबूरी है। तो ये सब सारे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, क्लोजली रिलेटेड है, और सेपरेट करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। तो चलिए, हमने ये पूरा क्लियर किया। तो मैंने डेरिवेटिव एम्बेडेड डेरिवेटिव भी समझा दिया, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव एम्बेडेड भी समझा दिया। इसका इलस्ट्रेशन 14 आप कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, लास्ट साइड में इसका वीडियो मिल जाएगा। 6 घंटे का रिवीजन है, 5 घंटे के बाद का लास्ट में आपको मिलेगा, तो वहां से आप कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे रेगुलर वे परचेस एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड डी रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन बात करेंगे, बस फिर खत्म हो जाएगा हमारा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल एसेट की बात हो रही है, तो रेगुलर वे परचेस एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट को समझाना पड़ेगा। 2 मिनट मुझे दीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने आज ही आपसे डिबेंचर्स खरीदा और आपको पैसे दे दिए, तो ये नॉर्मल नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, मैंने डिबेंचर्स खरीदा और आपको पैसे दे दिए। दूसरा लेता हूं, मान लीजिए आज 30 मार्च है, और मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपसे 4 दिन के बाद डिबेंचर खरीदूंगा, ये कोई फिक्स प्राइस में, और आपको पैसे भी उसी दिन दूंगा। तब तो ऐसा सिचुएशन में ये आपका क्या हो गया, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये फ्यूचर डेट में खरीदा जाएगा, और डिबेंचर खरीदा जाएगा। डिबेंचर का वैल्यू फ्यूचर डेट में बदल भी सकता है, डिबेंचर यहाँ पर अंडर लाएंगे, सेटल होगा फ्यूचर डेट पे। और आज तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर, आज तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, है ना, तो ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन आप समझिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट लेटर ऑन होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज 30 मार्च है, और मैं आज ही डिबेंचर खरीदना चाहता हूं, ठीक है, और आज ही पैसे भी देना चाहता हूं। लेकिन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बोलेंगे, तो वहां पर आप देखिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। उस रेगुलेशन के तहत T+3 वर्किंग डेज, T+2 वर्किंग डेज, T+7 वर्किंग डेज, उसके हिसाब से बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। मतलब आज मैं 30 मार्च को अगर खरीदना चाहूं भी, तो भी मैं नहीं खरीद सकता, क्योंकि 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 7 दिन के बाद वो रियल में मुझे मिलेगा डिबेंचर, और उसी दिन मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो यहां पर आप समझिए, तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलोगे वो तो फिर आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में ही पैसे कटेंगे, और फ्यूचर में आपके पास डिबेंचर आएगा, और बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड भी आ रहा है।
तो यहाँ पर आप उसे डेरिवेटिव बना दोगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड कहना चाहता है कि अगर आप किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं, किसी ब्रोकर बाहर वाले के साथ कर रहे हो, तब तो वो फिर वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि फ्यूचर में ही आपको डिवेंचर मिलेगा, फ्यूचर में पैसा देना है। लेकिन अगर आप किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के वहां पर कर रहे हो और उनके टाइम फ्रेम के अंदर आपका फॉलो हो रहा है, मतलब आपकी मजबूरी है, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, आपकी मजबूरी है जिसके चलते आपको फ्यूचर में मिलेगा, मतलब डिवेंचर फ्यूचर में मिलेगा और आपको पैसे भी फ्यूचर में देने हैं। तो वो दिखने को डेरिवेटिव की तरह, पर वो रियल में डेरिवेटिव नहीं है, उसका नाम दे दिया गया रेगुलर वे परचेज सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एफबीटी पे अकाउंटिंग होता है, और वही अगर वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हम एमोटेस कॉस्ट मेथड भी लगा सकते हैं, एफबीटी पेल भी लगा सकते हैं, एफबीटी ओसीआई भी लगा सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर रेगुलर वे ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, दो टाइप का अकाउंटिंग होता है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा, डिस्कस करा दूंगा, और इस एग्जाम्पल से भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, 30 मार्च 2020, 30 मार्च को एनटीटी ने एग्रीमेंट किया कि वो परचेज करेगा फाइनेंशियल एसेट फॉर ₹1000, विच इज द फेयर वैल्यू ऑन डेट डेट। और बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को फेयर वैल्यू बता दिया, और सेटलमेंट डेट 2 तारीख को फेयर वैल्यू बता दिया। अब मान लीजिए एंटिटी ने ये एग्रीमेंट किया किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं देखोगे तो आपको तो ये डेरिवेटिव लगेगा, क्योंकि 30 मार्च को हम एग्रीमेंट कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट खरीदने का ₹1000 में, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है हमें, है ना, क्योंकि फ्यूचर में सेटल होने वाला है और फ्यूचर में पैसे जाएंगे। अगर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 30 मार्च को तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि कुछ पैसा लगा नहीं, लेकिन 31 मार्च को हम देखते हैं कि क्या पोटेंशियली हम जीत या हार में। तो हम देखते हैं 31 मार्च को फेयर वैल्यू 1020 हो गया, हमने 1000 में खरीदने का वादा किया, तो ₹20 हम जीत में, हम डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू पीएल दिखाते हैं, है ना। फिर 2 अप्रैल को 1030 हो जाता, तो फिर से और ₹10 जीत में रहते, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट टू पीएल दिखाया जाता अल्टीमेटली। तो ये डेरिवेटिव अकाउंटिंग पहले होता, और फिर बाद में रियल में जब डिलीवरी हो जाता तो फाइनेंशियल एसेट 1030 का दिखाते, ₹1000 हम कैश देते क्योंकि इतने का वादा हुआ है, और ₹30 डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट जो डेबिट किया था वो क्रेडिट हो जाता। तो ये तो डेरिवेटिव अकाउंटिंग है। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर आपकी मजबूरी है और मजबूरी के चलते आप ऐसा कर रहे हो, मतलब आप 30 मार्च को ही लेना चाहते हो, लेकिन आपका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में वो साथों साथ आपको डिलीवरी नहीं देता, वो T+2 डेज या T+3 डेज ले रहा है, जिसके चलते आपको 2 अप्रैल को मिल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में आप उसे डेरिवेटिव नहीं मानने से भी चलेगा, आप उसे रेगुलर वे परचेज एंड सेल मान सकते हो, और आप ट्रेड डेट अकाउंटिंग करिए या फिर सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग करिए, और उसमें आपका जो मतलब बिजनेस मॉडल है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आप ये तीनों में से कोई भी अकाउंटिंग चूज कर सकते हो। अब मैं तो तीनों अकाउंटिंग आपको समझा दूंगा। पहले एमोटेस कॉस्ट की बात करते हैं। तो एमोटेस कॉस्ट में हम क्या करेंगे, 30 मार्च को हमने ₹1000 में खरीदने का वादा किया ना, पैसा तो हमारा गया नहीं है, हम उसे मान लेंगे हमने खरीद लिया है, पैसा बाद में देना है, तो हम क्या मानेंगे, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट दिखा देंगे, टू पेएबल दिखा देंगे। जबकि एमोटेस कॉस्ट मेथड है तो फेयर वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो 31 मार्च को कोई फेयर वैल्यू का कुछ भी चेंजेस नहीं दिखाया जाएगा। अब 2 अप्रैल को जब पेमेंट कर देंगे तो पेएबल टू कैश दिखा देंगे, यानी पहले फाइनेंशियल एसेट टू लाइबिलिटी, फिर लाइबिलिटी टू कैश, बात खत्म। लेकिन अगर एफबीटीओसीआई होगा तो हम क्या करेंगे, तो भी स्टार्टिंग में हम ये दिखाएंगे फाइनेंशियल एसेट्स टू पेएबल, क्योंकि ₹1000 में हमने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स टू पेएबल दिखा देंगे। अब जबकि एफबीटीओसी अकाउंटिंग हो रहा है, तो 31 मार्च को हम देखेंगे कि कितना इसका फेयर वैल्यू 1020 हो गया, तो फाइनेंशियल एसेट 1000 की जगह 1020 होना चाहिए, तो हम फाइनेंशियल एसेट्स को ₹20 से बढ़ा देंगे, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ओसीआई में दिखा देंगे, क्योंकि एफबीटीओसी अकाउंटिंग। अगर एफबीटी पे अकाउंटिंग होता तो ये पहला एंट्री तो सेम ही होता, फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएबल, और यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स टू पीएल हो जाता ओसीआई की जगह पे, बस इतना ही फर्क है ओसीआई और एफबीटी में। अब सेटलमेंट डेट पे पहले फेयर वैल्यू चेंज को कंसीडर कर लो, जैसे ये रहा फाइनेंशियल एसेट टू ओसीआई, और इधर भी फाइनेंशियल एसेट टू पीएल, क्योंकि 1020 से 1030 हो गया, तो मैंने फाइनेंशियल एसेट देखिए 1020 और 1030 का मैंने फाइनेंशियल एसेट बना दिया। अब पेबल मेरा, तो पेमेंट तो मुझे 1000 ही करना है, तो पेबल तो मेरा 1000 ही था, तो पेबल टू कैश आपका 1000 हो जाएगा, यानी इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा पता है, फाइनेंशियल एसेट टोटल कुल मिला के 1030 का होगा, और पेबल कट जाएगा अपना, पेबल ये वाला पेबल कट गया, ये वाला पेबल डेबिट क्रेडिट कट गया, कैश तो हमने 1000 ही दिया, और बाकी ओसीआई में चला जाएगा। देखिए ओसीआई में गया भी है 20 यहाँ पर, और यहाँ पर 10, क्योंकि इतना का हमारा फायदा हुआ, पैसे इतने ही लगे, पर फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू इतनी हो गई, और यहाँ पर ओसीआई में चला गया। और इधर एफबीटीपीएल में 1030 टू कैश 1000, और ये पीएल में चला जाएगा ₹30।
यानी टाइमिंग का फर्क होने के चलते पहले पेएबल दिखाएंगे, फिर पेएबल टू कैश कर देंगे। और फाइनेंशियल एसेट जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ओसीआई में दिखाएंगे, और यहाँ पर पीएल में दिखाएंगे। तो ये तो मैंने ट्रेड डेट अकाउंटिंग की बात की, और ट्रेड डेट अकाउंटिंग में जिस दिन हम एग्रीमेंट करते हैं उसी दिन फाइनेंशियल एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग में हम उस दिन नहीं करते, हम कुछ और दिन में करते हैं। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है, बस सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग है, इसका एंट्री हम देख लेंगे। तो अब देखिए 30 मार्च को कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेट वर्ड देखिए ना, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग होगा, और यहाँ पर जिस दिन ट्रेड करेंगे उसी दिन अकाउंटिंग होगा। इसलिए यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट रिकॉग्नाइज हो गया 30 मार्च को, पर यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट 30 मार्च को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन 31 मार्च को जो फेयर वैल्यू चेंज है वो तो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एमोटेस कॉस्ट मेथड में तो ऐसे भी फेयर वैल्यू चेंज हम लेते नहीं है। तो इनिशियली तो नो एंट्री है क्योंकि सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग, और 31 को भी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज कंसिडर नहीं होता। अब सेटलमेंट डेट पे हमें पैसे तो 1000 रुपये देने हैं, है ना, क्योंकि 1000 रुपये में खरीदने का वादा किया। तो फाइनेंशियल एसेट टू केस 1000 रुपये आ जाएगा। एफबीटीओसीए में अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, लेकिन पिछले वाले में वहां पर फाइनेंशियल एसेट टू पेबल की एंट्री हुई थी क्योंकि ट्रेड डेट अकाउंटिंग था। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है। अब 31 मार्च को 1000 से वैल्यू 1020 हो गई, तो 20 का तो फायदा ओसीए में जाएगा ही। अब मैं यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट दिखाया था, मैंने यहाँ पर पिछले वाले में फाइनेंशियल एसेट दिखाया था, बट जबकि यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे फाइनेंशियल एसेट दिखाऊं? इसलिए हम दिखा देते हैं फेयर वैल्यू चेंज। और लास्ट में जब आपको फाइनेंशियल एसेट मिल जाएगा, अब देखिए सेटलमेंट डेट पे भी सबसे पहले जो आपका ओसीआई में फायदा हुआ 1020 से 1030 हुआ, 10 रुपीज का फायदा हुआ। तो फाइनेंशियल एसेट टू ओसीआई दिखाया था वहां पर यहाँ पर हम फेयर वैल्यू चेंज टू ओसीआई दिखा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल एसेट अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। अब हम फाइनेंशियल एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे 1030 से पूरा। कैश 1000 होगा, बाकी 30 जो फेयर वैल्यू चेंज पहले दिखाया था ना, वो फाइनेंशियल एसेट में चला गया। यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, हम एक तो फाइनेंशियल एसेट टू कैश दिखा देंगे 1000 का, समझ लीजिए, और जो फेयर वैल्यू चेंज है उसको भी फाइनेंशियल एसेट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पहले तो फाइनेंशियल एसेट नहीं दिखाया था, तो 30 रुपीज ट्रांसफर हो जा रहा है। तो उसी का एक सिंगल एंट्री ये बन जा रहा है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एफबीटीबीएल में भी सेम यही कहानी है, फेयर वैल्यू चेंज दिखाएंगे, फेयर वैल्यू चेंज पीएल में आपका ट्रांसफर होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड करोगे तो फेयर वैल्यू चेंज फाइनेंशियल एसेट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट दिखाया था हमने 20 और 10, यहाँ पर फेयर वैल्यू चेंज दिखा रहे हो, और लास्ट में फेयर वैल्यू चेंज को क्रेडिट करते फाइनेंशियल एसेट को डेबिट कर दे रहे। और यहाँ पर जबकि फाइनेंशियल एसेट दिखाते आ रहे थे, तो लास्ट में हमें फाइनेंशियल एसेट्स को और दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही फाइनेंशियल एसेट दिखाते आ रहे हैं, है ना। तो इसका आप एक बार आप एंट्री देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा ही। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया ट्रेड डेट अकाउंटिंग, सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। अब हमारा बचता है लास्ट की टॉपिक, हमारा बचता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा हम फटाफट डिस्कस कर लेंगे, रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जहां पर मेनली हम डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट डिस्कस करेंगे। सो डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में आपको फटाफट समझा देता हूँ। अब ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, जितना एग्जाम के लिए नीड है उतना ऊपर ऊपर से कर लेंगे। फाइनेंशियल एसेट की बात करते कब डी रिकॉग्नाइज करेंगे, बाद में फाइनेंशियल एबिलिटी की भी बात करेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट हम डी रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जब फाइनेंशियल एसेट है मतलब हमारा राइट टू कैश फ्लो होगा। फाइनेंशियल डिवेंचर खरीद के रखा हो तो डिवेंचर से इंटरेस्ट वगैरह मिलेंगे, शेयर्स खरीदा हुआ तो क्या पता हमें डिविडेंड वगैरह मिलेगा। तो जो भी आपका कैश फ्लो है, राइट है, वो अगर एक्सपायर हो गया, मतलब कैसे, मान लीजिए जो कस्टमर है उसने आपको पूरे पैसे दे दिए, और या फिर आपने उसे लीगली रिलीज कर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी वापस से, तुझे पैसे नहीं देने, तो आपको जो कैश फ्लो मिलना था अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो फाइनेंशियल एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दो। या फिर मान लीजिए मैंने किसी फैक्टरिंग अरेंजमेंट के तहत जो कैश फ्लो मुझे मिलना था वो मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, राइट, और रिलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। मतलब मेरा 50,000 का रिसीवेबल था, मैंने एक थर्ड पार्टी को उसे 40,000 रुपए में बेच दिया। अब मैंने कहा पैसे कस्टमर से उसे मिले तो उसका लुकआउट, कम मिले ज्यादा मिले वो उसका लुकआउट है। मतलब मैंने राइट टू कैश फ्लो तो ट्रांसफर किया, साथ साथ में मैंने रिस्क और रिवार्ड भी ट्रांसफर कर दिया। मतलब नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट के तहत मैंने फैक्टरिंग में सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, तो हम डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने राइट टू कैश फ्लो ट्रांसफर किया, लेकिन कल को कस्टमर अगर उस पार्टी को पैसे नहीं देते, यानी मुझे आपसे पैसे मिलने 50,000 रुपए, मैंने दूसरे थर्ड पार्टी को कहा कि उससे पैसे तू ले लेना, अब तू मुझे 40,000 रुपए दे दे, उसने मुझे 40,000 रुपए दे दिए। अब कल को वो पैसे दे ना दे वो आप लोग दो जन जानो, मुझे मतलब नहीं, तो मैं डी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। लेकिन कल को आप उसे अगर पैसे नहीं दोगे और वो मेरे पास मांगने को आएगा, तब तो फिर रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है ना।
तो फिर मैं डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो रिस्क एंड रिवार्ड सब्सटेंशियली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ये मैटर करता है। अब आगे, कितने बार ऐसा होता है पता ही नहीं चलता कि रिस्क एंड रिवार्ड आपने रिटीन किया भी है या नहीं किया, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा सिचुएशन में आप देख लीजिए कि जिसको मैंने ट्रांसफर किया रिस्क एंड रिवार्ड, मैं देखूंगा क्या उसके पास पावर है, यानी ट्रांसफर ही, जिसको मैंने अपना फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर किया है, मैं देखूंगा क्या उसके पास इतना पावर है कि वो थर्ड पार्टी को बेच सकता है बिना किसी की इजाजत लिए। अगर वो थर्ड पार्टी को बेच सकता है बिना किसी की इजाजत लिए, यानी यूनिलिटरली वो ये एक्सरसाइज कर सकता है पावर को, तो ऐसा सिचुएशन में हम मानेंगे कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। मतलब ट्रांसफरी के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी टू सेल द एसेट इन इट्स एंटायरिटी टू एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, और ये इस पावर को एक्सेस कर सकता है यूनिलेटरली। तो ऐसा सिचुएशन में मानेंगे ट्रांसफरर के पास कंट्रोल नहीं है, ट्रांसफरी के पास कंट्रोल चला गया। और ऐसा सिचुएशन में हम डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर ऊपर से फटाफट पढ़ा दिया, एग्री करता हूं मैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे। और यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल भी आप चाहो तो रीड कर सकते हैं, जो 6 घंटे वाला वीडियो है और एक उसके अंदर पूरा ये डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये आपको इतना जरूरत नहीं जितना एग्जाम के लिए जरूरत है, अभी मैंने समझा दिया। अब हम फाइनेंशियल एसेट का डी रिकॉग्निशन का बात कर लेंगे, बस फिर हमारा काम हो जाएगा। सो डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी भी एकदम सिंपल है। हम कब फाइनेंशियल, अपने जैसे मैंने मान लीजिए मैंने आपको डिबेंचर इशू किया है और आपसे पैसे उधार ले रखे हैं, और मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी 10 लाख रुपीज का दिखा रहा है, तो मैं इसे कब हटाऊंगा? ऑब्वियसली बात है, जब मैं डिस्चार्ज कर दूंगा। डिस्चार्ज का मतलब मैंने आपको पेमेंट कर दिया, या फिर बदले में कोई इक्विटी शेयर या कुछ भी देके सेटलमेंट कर दिया, कोई गुड एंड सर्विसेज दे दिया, या कैंसिल हो गया, एक्सपायर हो गया, मतलब मान लीजिए बाय लॉ लीगली रिलीज मिल गया मुझे, या क्रेडिटर जिसे पैसा मिलना था उसने ही माफ माफ कर दिया, बोला जा जी ले जिंदगी, पैसे नहीं देने। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ कुछ एक दो कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो और मुझे आपको 10 लाख रुपीज देने हैं, मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी थर्ड पार्टी को 10 लाख रुपीज दे दिए और उसे कह दिया कि आपको पैसे दे दे। तो बताइए क्या मैं अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी डी रिकॉग्नाइज कर दूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसमें आपकी रजामंदी भी लगेगी, क्योंकि आपको तो मुझसे पैसे मिलना, आप मुझे बोलोगे यार मैं तीसरे आदमी को नहीं जानता, आपको मुझसे मिलना है ना, तो आप मेरे से मांगोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि आप उससे ले लेना और आप एग्री कर दिए और आपने मुझे रिलीज कर दिया, तो ऐसा सिचुएशन में मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। तो वही लिखा हुआ है, अगर डेटर मतलब मैंने मान लीजिए थर्ड पार्टी को बोल दिया कि वो आपको पैसा चुकाएगा, और आपको मैंने बता दिया कि आप उससे पैसे ले लेना, दैट डजंट मीन कि मैं लाइबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। हाँ, अगर मान लीजिए आपने मुझे लीगली रिलीज कर दिया, आपने कहा कि ठीक है अब मुझे पैसे नहीं देना, वो थर्ड पार्टी से आप पैसे ले लोगे, आपने मुझे लीगली रिलीज कर दिया, तब अलग बात है, तब मैं अपनी लाइबिलिटी को रिमूव कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए मैं अपनी लाइबिलिटी को रिमूव करूंगा, तो जो मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है और जितना मैंने कंसिडरेशन आपको दिया है, भले कैश दिया हो या फिर एसेट ट्रांसफर किया हो या फिर लाइबिलिटी कुछ एज्यूम किया अलग टाइप का, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा आपका। ये तो सिंपल ही, आप आराम से अपने आप ही समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कैरिंग अमाउंट और बिटवीन आपका जो कंसीडरेशन पे करूंगा मैं, उन दोनों का डिफरेंस जो भी हो वो पीएल में जाएगा। फायदा हुआ तो पीएल में क्रेडिट हुआ, घाटा हुआ तो पीएल में डेबिट हो जाएगा। अब कितनी बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे आपको पैसे देने हैं और मैंने कह दिया कि आप थर्ड पार्टी से पैसे ले लेना, और आपने मुझे लीगली रिलीज भी कर दिया। तो ऐसा सिचुएशन में आप जब लीगली रिलीज कर दोगे मुझे, तो मैं अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको मान लीजिए गारंटी दी है, तो वो गारंटी जो मैंने आपको दी है वो अलग से है। तो जितना मैंने आपको गारंटी दी उसका मैं आज का डेट का फेयर वैल्यू में लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करूंगा मैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बनाया, मान लीजिए लायबिलिटी मुझे आपको 80 लाख रुपीज देना है, मैंने आपको 65 लाख रुपीज दे दिया, तो और कितने देने, 15 लाख रुपए और आपको मुझे देने। मैंने आपको गारंटी दिया है, मैंने आपको कहा कि 15 लाख रुपए आप थर्ड पार्टी से ले लेना, और आपने भी मुझे कह दिया ठीक है आप थर्ड पार्टी से ले लोगे, कोई आपत्ति नहीं है। आपने भी मुझे रजामंदी दे दी, और मैंने आपको गारंटी दे दिया 5 लाख रुपए तक का, कि अगर मान लीजिए वो पार्टी 15 लाख रुपए आपको नहीं देता है, जो भी नहीं देता है, 5 लाख रुपए तक का गारंटी मैं लेता हूँ, अगर वो नहीं देता है तो मैं दूंगा। और ये जो मैंने गारंटी दिया है इसका फेयर वैल्यू कितना है, 3 लाख रुपीज इसका फेयर वैल्यू है। तो देखा जाए तो 65 लाख रुपीज में आज दे रहा हूँ, और लाइबिलिटी मेरा 3 लाख रुपीज में रिकॉग्नाइज करूंगा जो इसका फेयर वैल्यू है। तो अल्टीमेटली 80 लाख की जगह पे मुझे 68 लाख का ही मेरा ऑब्लिगेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कहूंगा कि 80 लाख देना था, तो 80 लाख तो मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा लाइबिलिटी को, पूरा का पूरा। 65 लाख रुपीज मैंने कैश दे दिया, तो ये डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि 15 लाख का प्रॉफिट है।
पीएल में प्रॉफिट 15 लाख जाना चाहिए, लेकिन मैं एक 3 लाख का लाइबिलिटी बनाऊंगा जो मैंने गारंटी दी है फेयर वैल्यू में। हालांकि गारंटी 5 लाख का दी है, पर फेयर वैल्यू 3 लाख है ना, तो मैं लाइबिलिटी 3 लाख का क्रिएट करूंगा। और अगर मैं लाइबिलिटी 3 लाख का क्रिएट करूंगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट पीएल में जाएगा 3 लाख का। यानी अल्टीमेटली 12 लाख आपका पीएल में जाएगा। तो अब देख लीजिए, इधर भी मैच होगा 65 लाख नेगेटिव, और ये तीनों का फिगर आप देख लीजिए 65 लाख की नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ये मैंने 12 लाख प्रॉफिट निकाल के रखा हुआ है, एंड इसका बैलेंस शीट भी मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। और एक एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग और मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। उसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब में है, मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर से लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, जैसे कि कंसेप्ट तो मैंने सारे ओवरऑल आपको समझा दिए, बस इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट मैंने नहीं समझा, उसके 2-3 क्वेश्चन है, वो आप कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। यूट्यूब में वीडियो भी पूरा फुल लेक्चर भी है, उसमें से क्वेश्चन क्वेश्चन बस कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन, आपका काम बन जाएगा एग्जाम के लिए। हैज अकाउंटिंग मैंने कराया नहीं, उसका एक क्वेश्चन एमटीपी का, वो भी यूट्यूब में अपलोडेड है, क्योंकि हैज अकाउंटिंग में ऐसा कोई डिटेल मैनर है ही नहीं। बाकी मैंने सारा कंसेप्ट आपको करा दिया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट समझने के बाद आप कंप्रेहेंसिव इलस्ट्रेशन और टेक्सचुअल नॉलेज के सारे क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, वहां से कर लीजिएगा। ये एक आपने कर लिया। इसके अलावा कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन है वो भी यूट्यूब में डले हुए हैं। और खासकर मैंने अपने जगाती डिजिटल एजुकेशन ऐप के अंदर FRSFM रिवीजन नाम का कोर्स है, उसमें मैंने ऑडियो क्लिप डाला हुआ है सारे क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन में, तो वो भी आपकी मदद कर सकता है। एंड जो मेरा 6 घंटे का रिवीजन वीडियो, उसमें भी मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ओवरऑल आपको क्वेश्चन सारे, कंसेप्ट सारे मैंने आपको करवा दिए 2 घंटे के अंदर। और बाकी आपको क्या करना है, वो जो कंप्रेहेंसिव इलस्ट्रेशन और टेस्ट नॉलेज है वो जरूर से आपको कर लेना है। ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।